तो जिसको पता है कि ये सिग्नल है कि वो अवेलेबल है आपके लिए, आप जाएंगे तो आप उससे सेटिंग करेंगे कि हो गया तो ठीक है। उसकी भी दो शर्तें हैं कि मेरी जगह तो पैसे आप कम दे दें और तुम्हारी जगह तो आप पैसे कम दे दें, जो एक जगह प्रोवाइड करा रहा है। तो ये रेड लाइट एरिया को इस तरह यूज कर लिया इन लोगों ने, फंसा लिया लड़की को। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का, कहाँ तुम्हारे घर में क्या होता रहता है, और कोई इर्द गिर्द नहीं दिख रहा है, हमेशा पीजी में रह रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि मैं कॉलेज जाता हूँ। तो आ गई वो लड़की, उसके में मुश्किल से हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो कलकत्ता ले जाके उसको बेच दी। जब इतनी सी मासूम बच्ची को देखें और ये कितना गंदा सा आदमी आए और वो कहे ये बच्ची चाहिए, जिसको वो बच्ची ना भी नहीं कर सकती, जैसे एक यंत्रवत वो चली और उठ के चली जाए उसके साथ। लोग कहते हैं कि ये हैं तो इसलिए बलात्कार कम है, अगर ये बाजार नहीं होंगे तो बलात्कार हो जाएंगे। और जब 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, सिर्फ ट्रकों के पीछे लिखा दिखेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटा हाथी हो, बड़ा ट्रक हो, गैस का हो, कुछ भी हो, उनके पीछे लिखा मिलेगा और कहीं नहीं मिलता आपको। और उन्हीं ट्रकों से लड़कियां सप्लाई हो जाती हैं, बिल्कुल, एक शहर से दूसरे, एक देश से दूसरे देश पे। ऐसा लग रहा है मुझे तो कि जैसे पूरा हिंदुस्तान सेक्स आधारित बिजनेस पे चल रहा है। वाइफ स्वैपिंग चल रही है बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिगोलो बन रहे हैं बच्चे पैसा कमाने के लिए। फिर ये केवल जो वहाँ मजबूरी में फंसी हुई हैं उन्हीं औरतों को खराब क्यों पाते हैं? आप सभी का स्वागत है द ग्लोबल ह्यूज में। आज हमारे साथ हैं अतुल शर्मा जी, जो पिछले 30 साल से रेड लाइट एरिया से लड़कियों को बचाने का काम कर रही हैं। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। आपका बुलाने के लिए धन्यवाद। इतनी आवाज कैसे जाएगी, आप लोग नहीं बुलाएंगे तो। बिल्कुल मैम, बहुत लोगों तक ये आवाज पहुंचानी है और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चीज को हम लोगों ने फैलाने का काम करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रेड लाइट एरिया, ये नाम कैसे पड़ा? देखिए, आश्चर्य की बात तो ये है कि आम आदमी नहीं जानता रेड लाइट एरिया कैसे पड़ा, लेकिन आजकल के बच्चे जान रहे हैं, बच्चियां जान रही हैं कि रेड लाइट कैसे। असल में ये उससे पहले दाल मंडी कहलाते थे, क्योंकि जहाँ मेन थोक का बाजार है ये वहीं पे, स्पेशली उस जगह पे जहाँ कैंट एरिया से बड़े से बनारस, मेरठ, आगरा, मुंबई, कलकत्ता, जो बड़े कैंट स्टेशन हैं ये ज्यादातर वहाँ पे, यानी छावनी सैनिकों की, आज की नहीं हमेशा से जो छावनी। और रेड लाइट हुआ ही अंग्रेजों के जमाने से। जब देखिए आपके यहाँ रेड लाइट्स हैं, आप रुकेंगे जैसे ही रेड लाइट होती है, इसका मतलब आपकी अगर आगे जाएंगे तो इज्जत को भी खतरा है, लोग कहेंगे कैसा आदमी, इसके कानून भी नहीं पता। आपकी कानून की इज्जत में भी आएंगे आप, फाइन भी भरना पड़ जाएगा और आप एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं, जीवन को भी खतरा है, हर चीज को खतरा है, तो आप रुक जाए रेड लाइट देख के। तो उन्होंने वही पैटर्न किया कि एंट्री और एग्जिट पे रेड लाइट एरियाज की, दाल मंडी की पोल लगाए और उस पे रेड कलर के शीशे लगा के, चूंकि वो लैंप पोस्ट का जमाना था कि जला दो और शाम को, तो वो जलाता एक चौकीदार रात के 8 बजे और सुबह 8 बजे वो बंद करता है। यानी अब कोई शरीफ आदमी यहाँ ना आए और जिसको अपनी इज्जत का, जान का और किसी भी चीज का परवाह ना हो वो चला जाए, ये रेड लाइट का मतलब था। उसके बाद ये रेड लाइट्स हो गए। हालांकि आज ना कहीं रेड लाइट नहीं है, वो खत्म हो गई, टूट गई, वो जमाना भी नहीं रहा, लोगों के लिए समय का भी कोई पाबंदी नहीं रही है। लेकिन इसके विपरीत ये बात बच्चियों को पता है जो इस तरह के पेशे में स्वेच्छा से आ रही है। वो आप कभी गौर करना, आप दिल्ली में रहते हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी है जो बहुत भीड़ भरी है, जहाँ 3-4 बार में आदमी क्रॉस कर सके, वहां पे कोई लड़की अगर आपको दिखती है, मोबाइल देख रही है, एक पैर उसका पोल पे टिका हुआ है और वो ऐसे भी देख रही है, आप हमेशा गौर करना कि अगर ये मोबाइल उसके हाथ में है, इस हाथ में, तो ये अंगूठा ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं पकड़ रहा है, ऐसे स्क्रॉल नहीं कर रही है, साइड में अंगूठा। हाँ साइड में, वो इससे कर रही है, जो कर रही है इस हाथ से कर रही है। हाँ जी, तो क्या तो बच्चे इतने बदमाश है, वो तो इसी से कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक हाथ नहीं, एक से नहीं, वो ऐसे है, ये हाथ ऐसे है। ऐसा क्यों? तो जिसको पता है कि ये सिग्नल है कि वो अवेलेबल है आपके लिए, अच्छा, तो रुक जाएगा, रोक के आप जाएंगे उसके पास, वो आपको थंबनेल देगा, आप जाएंगे तो आप उससे सेटिंग करेंगे कि हो गया तो ठीक है। उसकी भी दो शर्तें हैं कि मेरी जगह तो पैसे आप कम दे दें और तुम्हारी जगह तो आप पैसे कम दे दें, जो एक जगह प्रोवाइड करा रहा है।
तो ये रेड लाइट एरिया को इस तरह यूज कर लिया इन लोगों ने। रेड लाइट एरियाज पे खड़ी हैं जो, मैं एस्कॉर्ट तो क्या कहूँ, लेकिन कॉल गर्ल्स हैं या इस तरह की बच्चियां हैं जो लग्जरी जुटाने के लिए ये सब काम में जाने अनजाने लग गई हैं। और बड़ा खतरा है समाज के लिए, ये संस्कृति के लिए भी, मर्यादाओं के लिए भी, और जो हमें दुनिया में पूजा जाता था हमारी संस्कृति के लिए, उसके लिए भी। तो ये तो मैम उनकी बात होगी जो विलफुली यहाँ पे आ रही है। हाँ, तो उन्होंने इसको, आपने बोला, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको, ये रेड लाइट एरिया, और आपको हमें नहीं पता कि रेड लाइट एरिया क्यों है। तो वो भी रेड लाइट पे खड़े हो गए, तय हो गया कि ये जगह है वो। तो वो अपनी इच्छा से क्यों आ रही हैं, किस लिए कर रही हैं, क्या चाहिए उनको, ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, वो सब हो ब्रांड की, तो वो जुटाने के लिए वो सब कर रही हैं। पेरेंट्स अगर पढ़ा रहे हैं, आप दूर दराज शहर में भेज रहे हैं आपको, मुझे तो खैर समझ में ये कॉन्सेप्ट कभी आया नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली एजुकेशन हब है, और अब भेज रहे हैं आप हैदराबाद, बेंगलोर या कहीं और भेज रहे हैं, मुंबई भेज रहे हैं, या मुंबई का बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है। मैं देख रही हूँ कि इतने बच्चे हैं जो दूर दराज के, मेरे यहाँ, मेरे छोटा सा शहर है लेकिन एजुकेशन हब है, 17 यूनिवर्सिटीज है, वहाँ आ रहे हैं, मेरठ में। हाँ, मेरठ में, वहाँ आ रहे हैं वो बच्चे पढ़ने। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, और काउंसलिंग शब्द भी मुझे कभी समझ नहीं आया। ये कैरियर काउंसलिंग या एजुकेशन काउंसलिंग, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। काउंसलिंग से मेरा मतलब केवल इतना था कि किसी को कुछ थोड़ा ट्रॉमा है, किसी चीज़ की परेशानी, उसके साथ बातचीत करके उस बात को सुलझाओ। लेकिन अभी ये हो गया है कि आपने 10 कॉलेज लिख दिए लाइन से, प्रायोरिटी पे आपने बेंगलोर दे दिया, दूसरे नंबर पे हैदराबाद दे दिया, तीसरे मुंबई दे दिया। अपना शहर क्यों नहीं, अपने का तो नाम ही नहीं कहीं। राइट। तो आप जितना दूर जाएंगे, अब माँ बाप के पास इतना है, नवधन कुबेर है कि इतना दे सकें, उतना दे के भेज दिया, खुश हो गए जी हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है। अब आप जा नहीं सकते रोज, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और बच्चे के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि उस जगह पे है कि जहां वो दूसरों को देख के सरवाइव करना चाह रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक वेल ऑफ फैमिली की लड़कियों की बात कर रहे हैं, हाँ। जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चल रहे हैं कि दिल्ली से बैंगलोर चले गए या हैदराबाद हाँ। जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके खर्चे उतने पूरे हो नहीं पा रहे, तो अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो इस चीज में कूद जाते हैं, और फिर वो आगे कंटिन्यूएशन में चले जाते हैं। और इसका भी एक और परिणाम देखिए कि दिल्ली एक हाईटेक सिटी है, हाईटेक सिटी इसलिए भी कि सेंट्रल है जी, है ना, हर चीज उपलब्ध है, और ये धीरे धीरे उतर रहा है। आपके इधर जाएंगे तो गुड़गांव में तो अब बहुत है, बहुत ज्यादा। इधर आ जाएगी नोएडा में इस कदर है कि कोई मतलब कोई रुकावट ही नहीं है किसी भी बात की, और ईश्वर ना करे कि एक दिन मेरठ में भी होगा, हो भी रहा होगी, छोटा मोटा जो भी हमारी नजरों से बच रहा है। ये आम बात है, स्मोकिंग करना और ड्रिंक करना, ये तो आम बात हमको दिख रही है लड़कियों की भी, लेकिन वो उनका कहना है कि माई बॉडी माई चॉइस, राइट। तो क्या कर सकते हैं, हम बालिग हैं, हम, हमारी प्राइवेसी है, उसको आप भंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं एतराज करती हूँ, हर जगह उनको खराब औरतें कहते हैं, वो गरीब बदतमीज औरतें हैं, वो नालायक औरतें हैं, लेकिन मैं नहीं कहती कि वो ऐसी नहीं, मैं तो कहती हूँ वो समाज का कचरा बर्दाश्त कर रही है, अनचाहा कचरा, जिसको शायद कोई चाहे कि जो लो पॉवर्टी लाइन आदमी जी रहा है, जो हैंड टू माउथ है, वो दिन भर में 500-600 रुपये कमाता है, मुश्किल से 250 रुपये वहाँ खर्च करता है, और एक स्त्री की अस्मिता इससे ज़्यादा खराब नहीं की जा सकती कि एक बच्ची जो स्वेच्छा से कर रही है वो अपनी कीमत रात भर की 50,000 भी रख सकती है, और वहाँ उनकी कोई कीमत नहीं, वो 50 रुपये से लेकर 250 रुपये तक उनकी लास्ट है। और उसके लिए कोई भी आदमी जो बरसों से नहाया ना हो, जिसके कपड़ों से बास आ रही है, जिसने कभी जिंदगी में ब्रश ना किया हो, और वो उनको वो दी बेस्ट लड़की को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है कि सुंदर कौन है, कम उम्र कौन है, बच्चा कौन है। कम उम्र, हाँ। कम उम्र से क्या मतलब है, कितनी कम उम्र? देखिए 14-15 साल। 14-15 साल तो बच्ची तो बालिग भी नहीं है, अभी तो बच्ची है, टीनेज है, वो तो बिल्कुल ना हो, कोई कानून वहाँ किसी तरह का कोई लागू थोड़ा ही है, चाहे मैम। तो ये लड़कियां वहां पे कैसे लाई जाती हैं, कैसे वहां पे आ जाती हैं? जो वो तो स्वेच्छा वाला तो क्लियर हो गया। देखिए 2 तरह की बातें हैं कि एक तो ये, अगर वहाँ हाई क्लास सोसाइटी की बच्ची आती है, उनके लिए उनके अपने बंदे हैं जो जिम शिम करके बॉडी वॉडी बना के और बड़े टोले शोले बना के वो लड़कियों को प्रभावित करते हैं, और कहते हैं हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, ऐसा शो करते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, फिर कोई लड़की फंसाई आ गई चलो शादी करेंगे। अच्छा। तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं होंगे। और यहाँ एक फैक्ट और है कि वो विपरीत बताएंगे हमेशा, मतलब अगर आप हिंदू हैं तो वो कहेंगे मैं किसी और धर्म का हूँ, आप कुछ और धर्म के हैं तो वो हिंदू है। अच्छा। ऐसे करके बताएंगे, चाहे वो है नहीं, क्योंकि ये कहना आसान हो जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी तैयार नहीं होंगे, पहले शादी कर लें एक बार, उसके बाद हो जाएंगे, हमेशा होता आया है ऐसा। तो जब हम कर लेंगे, मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, तुम भी हो, मेरी अच्छी फैमिली है, ये कौन मिलाया जाता है, कौन माँ बाप होते हैं लड़के के, कौन क्या होता है, कुछ पता नहीं होता, और चले जाते हैं।
तो ये सब मिले जुले होते हैं, नकली माँ बापों से मिलाया सब- जाता सब। है, पूरी प्लानिंग करी जाती है, उसके बाद में उस लड़की को वहां से कहीं वहां और से दूसरे शहर लेकर आया शहर लेके जाता आया है जाता है। और ला के फिर इन जगहों पे छोड़ दिया जाता इन है। जगहों पे, जैसे मैं अभी इसका एक उदाहरण बताती हूँ कि आप, मैं पहले तो थैंक्स करती हूँ सभी पॉडकास्टर्स को कि किसी बच्ची ने कोई पॉडकास्ट देखा, जी। और वो मुश्किल से भी 16 साल की भी नहीं है, हम्म, वो यहाँ की बेटी है, दिल्ली की, और कोई इस तरफ फंसा, घर का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था, फादर ड्रिंक करते हैं शायद, माँ की कमाई से घर चल रहा था और बहुत अच्छा माहौल नहीं था थोड़ा, जी। तो फंसा लिया लड़की को, अच्छा खासा खूबसूरत लड़का, कि कहाँ तुम्हारे घर में क्या होता रहता है, और कोई इर्द गिर्द दिख रहा है जो उसको हमेशा पीजी में रह रहा है, ऐसा शो कर रहा है कि मैं कॉलेज जाता हूँ। तो आ गई वो लड़की, उसके में मुश्किल से हाई स्कूल में पढ़ती थी, और वो कलकत्ता ले जाके उसको बेच दिया, सोनागाछी। सोनागाछी में। तो वो बच्ची वहाँ 2-3 साल से थी, और ये अभी उसको थोड़ा इतना अलाव हो गया कि वो फोन रख ले, क्योंकि जाना तो कहीं नहीं है। तब वो ये देख के, लेकिन शायद अंदर की इच्छा कभी मरी नहीं, तब इसने मुझे फोन किया, और पहली बार में कट किया, दूसरी बार में कट किया हेलो करती, फिर तीसरी बार में एक मैसेज आया, क्या मैं बात कर सकती हूँ? मैंने कहा जब मर्जी हो, रात दिन कोई भी समय हो, मैं फ़ोन उठाऊंगी। तो उसने कहा मैं सुबह 4 बजे कर सकती हूँ? मैं कहा श्योर, पक्का। तो उसने मुझे 4 बजे फ़ोन किया, और 4 बजे कहा कि मुझे निकाल सकती हैं आप, मैं यहाँ हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने कहा अपना एड्रेस भेजो, मैं क्यों मानूँ कि तुम कोई फेक नहीं हो। तो उसने अपना आधार कार्ड, अपना फोटो, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल का, 9th का, ये मुझे भेजे, फोटोज भी। ये क्या है? तो फिर मैंने कहा एड्रेस घर का है? बोले लिखा है उसमें सब, मेरे आधार कार्ड में। मैंने कहा हाँ ये भी बड़ा। मैंने कहा सुबह देख के बात करूं? बोली जब भी आप करें इस नंबर पर करें, ये मैं छिपा के रखती हूँ, और सुबह 4 बजे। अच्छा। नहीं तो मैं खुद कर लूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने खैर उसके पहले घर वालों का पता लगाया जी। वो बड़े बेचारे वो हुए कि बता दो हमारी कहाँ बच्ची है, निकाल दो कैसे भी। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग होता है कोई पेरेंट्स कहें कि निकाल दो हमारी बच्ची को, नहीं तो ज्यादातर कहते हैं हमारे लिए मर गई। अच्छा। तो मैंने कभी निकालूंगी तो मैं ही, आप लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना मैं ये बताऊंगी कहाँ है। मैंने ये बताया कलकत्ता कहाँ है, नहीं मैं बताऊंगी, और बच्ची आ जाएगी। अब किसके साथ गई वो भी छोड़ दो, पहले आप बच्ची को करो। अच्छा हम लोग रखते हैं, मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि अभी भी ज़माने में ऐसे लोग हैं, सरकारी मशीनरी हैं कि जो मदद करती हैं, जैसे रेलवे पुलिस है, जीआरपी, आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जिनके साथ हम लोगों की कभी कभी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो मैंने ऐसे में फिर हमारे एक मतलब एएससी होते हैं इनके, जो कमिश्नर होते हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, और संयोग से वो मेरठ बिलोंग करते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे एक बच्ची को बचाना है। तो एज यूजुअल उन्होंने कहा कि मैडम वो तो बात ठीक है, लेकिन हम सिविल एरिया में जाके तो नहीं कर सकते, हमारे जुडिक्शन नहीं है, वो यहाँ आ जाए एक बार, फिर आपको आने की भी जरूरत नहीं, हम उसको आपको हैंड ओवर करेंगे। और थैंक गॉड वो लड़की आई, वो इतना सजग रहे जब तक। मैंने कहा 4 बजे आएगी, सारे कैमरे आपके ऑन होने चाहिए, सब जगह, कहीं भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, इतना बड़ा हावड़ा स्टेशन मुझे नहीं मालूम वो कहाँ आएगी, लेकिन उन्होंने रखा। अल्टीमेटली लड़की को कैप्चर हुई, उन्होंने लिया अपनी सुपुर्दगी में, और उन्होंने कहा कि मैडम आपको हम संपर्क करते रहेंगे अलग अलग नंबरों से, ये बच्ची करती रहेगी, लेकिन आप मत करना उस पर कॉल बैक। अच्छा। मैंने कहा नहीं करेंगे, और 1-2 दिन लग सकता है आप तक पहुंचने में। मैंने कहा कलकत्ता से दिल्ली, फिर वो सवाल मत करो। नहीं किया हमने उन्होंने किस ट्रेन में बिठाया किस में नहीं हमको नहीं बताया, लेकिन हमारे पास फोन आया 18 घंटे बाद। 18 घंटे हमारे लिए ऐसे थे कि सांस रोक के। बिल्कुल 18 घंटे बाद उस बच्ची का फोन आया कि मैं ये बोल रही हूँ। मैं कहा बेटा कहाँ पहुंची? बोले मैं लखनऊ पहुंची हूँ। कैसे, कहाँ, कलकत्ता कहाँ, लखनऊ? तो बस उसने इतना बोले मैं कल दोपहर तक पहुंच जाऊंगी दिल्ली, बस इतना कि फोन काट दिया। अब वापस करने का तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। फिर अगले दिन वो लगभग 2:30 बजे तक, हम 1:30 से हम 2:30 तक वहीं बिल्कुल अब सांस रोक के खड़े रहे। 2:30 बजे उसका फोन आया कि मैं स्टेशन पे उतर रही हूँ। आई बच्ची, माँ बाप साथ थे। हमारे लिए बड़ा बहुत इमोशनल पल होता है। ये समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लगी उनके गले, नीचे गिर गई, गिरती चली गई, माँ उसके साथ साथ बैठती चली। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जिसको न तोड़ पाना आसान है, और अब वो बच्ची क्या बताती है वो दीगर बात है। वो तो इतना खराब और इतना बुरा होता है कि मैं उसका चर्चा भी कभी नहीं करना चाहती। 15 साल की थी वो बच्ची जब गई। 15 साल की? हाई स्कूल में पढ़ रही थी उससे।
और मैम वापस आई तो कितने साल की? 2 साल 17 साल की है। 17 बहुत साल सुंदर में सी उसके बच्ची ऊपर है। क्या बीता क्या होगा। बीता वो आप और वो सोच भी नहीं आगे सकते। मैम अब क्या कर रही है वो बच्ची? अभी हम जब माँ बाप को सुपुर्द कर देते हैं फिर फिर पूछते नहीं पूछते हैं। पर मैम कितना मुश्किल रहा कितना होगा मुश्किल कि क्योंकि उस 15 ट्रॉमा से साल के निकलना बच्चे के साथ में ऐसा सब ये कुछ होना। मैं और दरअसल ऐसे बच्चों से फिर संपर्क बहुत कम करती हूँ जो पेरेंट्स में चले जाए, क्योंकि ना मुझे देख के उनको वो सब याद आता है। शायद ये लगता होगा कि ये किसी से कहना दें, मैं वो किसी को ये बता ना दे, बताना पता ना दें। चल जाए किसी भी माध्यम से कुछ भी। कभी नहीं, मैं नहीं मिलती हूँ फिर। मैम इन जनरल सेंस में अब एक बच्चा वापस आ गया तो फिर वो क्या भविष्य है, कैसे क्या देखिए करे? बहुत काउंसलिंग की ऐसे बच्चों को जरूरत होती है, बहुत बहुत अफेक्शन और प्यार की जरूरत होती है कि उनके साथ लगातार उनके पेरेंट्स उस बात को तो याद भी ना दिलाएं, ऐसी जगह पे ले जाएं जहां उसको अच्छा लगता हो, वो सब करें जो उसको अच्छा लगता हो, तभी वो ट्रॉमा से निकल पाती है। नहीं बहुत मुश्किल होता है, कोई पल संस्था पल है से जो याद उनकी आता है। हेल्प कर सकती है, क्योंकि आर्थिकली नहीं फाइनेंशियली भी तो हाँ, पैसे ठीक चाहिए। है ऐसी संस्थाएं नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स हैं कि जो काउंसलिंग करते हैं ऐसे बच्चों की। और अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम अपना भी काउंसलर देते हैं, क्योंकि मेडिकली प्रूव्ड हमारे काउंसलर्स होते हैं, तो उन्हें भी हम देते हैं कहीं भी हमको जाना पड़े। और डॉक्टर्स भी हैं हमारे संपर्क में ऐसे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करते हैं ऐसे बच्चों की रेगुलर, क्योंकि उसके साथ मेडिसिन की भी जरूरत होती है, खाली काउंसलिंग की नहीं, जो उनको रिलैक्स रखे। बिल्कुल, उनका उनको तो हाइपर हो वो जाती चीज है, का डर बहन वो चढ़ डर जाता होगा, रहता वहम है बैठा रहता हर होगा। किसी लड़के हर को देख वक्त के। ये लगता होगा कि कोई आ रहा है और कोई कुछ कर रहा है, और उस चीज जैसे का उसके पेरेंट्स ने बच्ची की ने हमसे कहा है कि हम बस ये बाली हो जाए हम शादी कर दें, मैंने कहा भूल के इसके सामने जिक्र भी मत करना, बिल्कुल कम से कम अभी 17 साल की है, तुम्हारे पास 10-12 साल अभी हैं, ना करे। आजकल कोई नहीं 25-26 साल से पहले करता है, बिल्कुल। मत करो इससे जिक्र। पढ़ने के लिए डालो, नहीं पढ़ना बोले नहीं जाना चाहती ना जाए, प्राइवेट पढ़ाओ दो, लेकिन एजुकेशन दो, पढ़ने के लिए कहो कि बैठे हर चीज में बैठो, बेटे ये चीज अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग, किस चीज में जाना, सब बात जिसको ना करे भूल जाओ, दोबारा मत कहो। तो बहुत गंभीर उसकी जरूरत होती है उस समय उनकी केयर की, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर शाम वो बच्चे चौंकते हैं कि अब हमारा टाइम है, हमें उठ के जाना है, नहीं उठेंगे तो मालकिन मारेगी, गालियां देगी, उनके दलाल मारेंगे, तो वो सब उनके लिए भूल पाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ ये बच्चियां होती हैं वहाँ क्या हालात होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं? क्या वहां पे इनको किसी चीज को मना करने का ना कोई भी राइट है? कोई भी राइट है वहां पे इनके पास? नहीं, कुछ भी नहीं, खाने का भी नहीं, खाने तक का राइट नहीं है? ना वो देंगे तो खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। हाँ, गलती हो गई, नहीं मिलेगा आज खाना। गलती ये हो गई कि 10-15 कस्टमर में से आज तुम्हारे 8 ही कस्टमर हैं, तो रोटी कहाँ से मिलेगी? दूसरों का नहीं देना क्या सब पैसा? तो औरों का भी देना है उनको, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनके, बिल्कुल। कौन नहीं है? सबके आप मैं सिर्फ अगर मेरठ की बात करूं, ऊपर हैं कमरे, जी नीचे पूरा बाजार है, क्या वो उनके स्टेक होल्डर्स नहीं है? उनको नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल पता। बरसों बरस बीत गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, हाँ जब 2 पीढ़ी से मैं देख रही हूँ, जी उनको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, कब कौन लड़की आई। परिवर्तन हुआ मेरे यहाँ, ये हुआ क्योंकि छोटा शहर है, इतना परिवर्तन तो हुआ कि कोई बहुत संवेदनशील दुकानदार हो तो मुझे फोन कर दे, दीदी बच्ची है अभी बचा लो, 10 मिनट बाद चली जाएगी। मेरे पास 10 मिनट का ऐसा रिस्क टाइम होता है वो, कि जो मुझे कवर करना है, चाहे मैं किसी को भेजूं, मैं इतना आने में मुझे अगर टाइम लगता है तो वही तुम जाओ, बच्ची को पहले उठाओ, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो कितना खतरा होता होगा कि कौन उसको वॉच कर रहा है, कौन छोड़ के गया है, कैसे यहाँ तक आ गई और अब किस जगह जाएगी। तो मैम उसमें तो बदमाशी भी होती होंगी, हथियार भी कई कुछ ना कुछ लेके नहीं, रहते मैं होंगे, तो कुछ बहुत लोग बार भी होते मतलब होंगे। अटैक्स तो काफी सारे हुए, लेकिन एक बार तो बिल्कुल मार दिया था, और मतलब पूरा दूध का टैंकर मेरी गाड़ी पे चढ़ा दिया था। अच्छा, मारने की कोशिश करी गई? मार ही दिया था, कुछ नहीं, हमारे बहुत सारे रॉड है पैर में, नीचे ही पूरा का पूरा है एक शिकंजा, यहाँ से पैर से लेके पूरा, और ये देखिए पूरा एक शिकंजा है, ये पूरा का पूरा। अच्छा, ऐसा है ये मैं इससे बहुत नहीं काम कर सकती, ये केवल मेरी ऐसे राइट हैंड जो आपका प्राइमरी हैंड है। हाँ, ये तो ये सब निशान जो उस समय के हैं, मैं जैसे आंख से फोकस इसको नहीं, मैं बिना चश्मे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे जलन होने लगती है। ये सब कट गई थी बहुत ज्यादा चीजें। ये तो वही मेरठ में? हाँ, मेरठ में। तो मतलब पूरी कोशिश करी गई हर हाँ, तरीके से कि हाँ, मार दिया जाए, आप हाँ, उनके काम में विघ्न ना डालें। हाँ, काफी टाइम तक तो बस कॉमा जैसे में रही, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ कौन क्या हुआ, कौन हमें डाल के गया। और फिर भी आपने काम नहीं छोड़ा ये? नहीं, तो नहीं छूटा। और
तो मतलब रिस्क फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं और जिनको इग्नोर करके भी हमें करना पड़ता है। पता है कि ये होगा लेकिन फिर भी करना पड़ता है। फेक भी हो जाता है कि कोई कहे कि लड़की आई हुई है, आप जल्दी निकाल लो। ये भी खतरा होता है कोई हमको ट्रैप कर रहा बिल्कुल कि आपको किसी जगह पे बुला ले है बुलाया जाए। और फिर कैसे आइडेंटिफाई होता है कुछ नहीं, मैं भगवान को छूती हूँ और निकल जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। किसी और को रिस्क में नहीं डालती, बाद में बुलाती हूँ अपने साथियों को, सबको। लेकिन थैंक गॉड अच्छे लोग भी होते हैं कि जैसे मीडिया ने मेरा इतने वर्ष, इन 32 सालों में जितना मेरा मीडिया ने साथ दिया, शायद कभी कहीं लोग कहते हैं कि मीडिया ऐसे करता है, मीडिया तो ये नहीं करता, लेकिन कभी नहीं। एक आवाज पे तमाम लोग आए और वही सपोर्ट थी मुझे कि मैं पुलिस से जूझ सकी, प्रशासन से जूझ सकी और एक मजबूत लड़ाई लड़ सकी उनकी वजह से। तो अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, सही बात ये है। भी मैं मना नहीं करूंगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं होता था तो तब नोएडा से भी लोग जाते थे, चाहे जी न्यूज से हो, एनडीटीवी से, हमेशा आते रहे। तो बस चलता रहा किसी तरह। तो इसमें प्रशासन को भी पता है, पुलिस को भी पता है, सबको पता है। और ये सिर्फ एक मेरठ की बात नहीं है, सब दिल्ली जगह भी है, दिल्ली में पूरा कोलकाता टिम्बर है। मार्केट है, उनको नहीं पता। बिल्कुल सारे व्यापारियों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ जी। मेरे पास लोगों ने अभी ये सब परिवर्तन हो रहा है पॉडकास्ट के जरिए कि मुझे किसी ने वीडियोस बना के भेज रखी हैं कि आप देखिए रात होती क्या होता है, कैसे वो कैसे कपड़ों में है, क्या है, रिक्शे वाले को पकड़ रही है, किसको पकड़ रही है, और क्या दुकानदार को नहीं दिख रहा है। और उनकी तो मजबूरी है पकड़ना, नहीं पकड़ेंगी तो फिर उनको ना रोटी मिलेगी, ना खाना मिलेगा, नहीं, ना और पानी मार मिलेगा, पड़ेगी उनको, मारा और जाएगा उनको, मारा और जाएगा। तो उनकी मजबूरी है कि उनको दिखाना। और बहुत से हालात ऐसे हैं कि जिनका अगर चर्चा आदमी करे तो इतना आसान नहीं होता। नहीं है वो ऐसी जगह है जहाँ कोई जाके वापस लौट नहीं सकता, चाहे मुझ जैसे लोग हों या वो पीड़ित है, कोई नहीं लौट सकता। मैं इसलिए नहीं कभी लौट पाई कि नहीं लौट सकती थी। कभी कभी बहुत मुश्किल होता है सोना, भूलना बहुत मुश्किल होता है। जब इतनी सी मासूम बच्ची को देखें और एक इतना गंदा सा आदमी आए और वो कहे ये बच्ची चाहिए, जिसको वो बच्ची ना भी नहीं कर सकती, जैसे एक यंत्रवत वो चली और उठ के चली जाए उसके साथ, इसके पैर में चप्पल नहीं है, इतने गंदे से नाखून पैर के, हाथ के। और ये सडिस्ट होते हैं ये लोग कि 60 साल का आदमी जिसको शायद वो सेक्स के लिए नहीं आया, वो पीड़ा के लिए आया है, उसकी चीख उसको अल्टीमेट प्लेजर देती है, तो पैर का अंगूठा उसके साथ इस्तेमाल करता है और वो लहूलुहान हो जाती है बच्ची, इसमें नाखून थे। और ये जीते जी मर जाने जैसा है, जिंदा नहीं होती, सांस है उनकी, आभास है, पर है नहीं, कुछ भी नहीं है। जीने की इच्छा छोड़ देती हैं, लोगों पे भरोसा नहीं करती हैं। जब मैं कहती हूँ कि अच्छी दुनिया है बाहर, एक बार निकल के देखो, हाथ तो पकड़ के देखो मेरा, कहती नहीं, वही दुनिया तो लाई यहाँ, अब नहीं, माँ बाप रखेंगे नहीं, और उन्हें हम अब बदनाम भी नहीं करना चाहते उनकी जगह जाके। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक बच्ची जान रही है कि उसके माँ बाप नीचे खड़े हैं, दरअसल उसका भाई खड़ा है, और वो जिद करके पीछे हो जाती है, नहीं मुझे मत दिखाओ उन्हें, मैं देखना नहीं चाहती, मैं देखूंगी तो कमजोर हो जाऊंगी और आप मुझे निकाल नहीं पाएंगी, मुझे मेरे माँ बाप तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इतना मुश्किल होता है वो विश्वास दिलाना। नीचे से माँ बाप चिल्लाए, बेटा आ जा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ने का, और वो क्या, नहीं तुम जाओ यहाँ से। और ऐसे में लोग कहें अरे देखो ये जाने ही नहीं चाहती है, थैंक यू, ऐसे में जाने ही नहीं चाहती हैं, तो क्या आप कहेंगे उनको? कितना मुश्किल होगा उस समय समझाना कि मालकिन का दबाव है, उसकी आंखें दिख रही हैं, उसको दलाल दिख रहे हैं, उसको सारी दुनिया दिख रही है कि यही लोग तो रोज मुझे देख रहे हैं, यही लोग तो ऊपर आ रहे हैं, वही जब मेरी रोज मदद नहीं कर रहे तो आज कैसे करेंगे। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस लड़की को निकालना और उसको विश्वास जमाना कि ये तेरे माँ बाप है, गौर से देख, तेरे, इन्होंने तुझे यहाँ नहीं भेजा, तेरा भाई है, गौर से देख इसको। तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय, क्योंकि कोई लड़की सपोर्ट ना करे तब उसको निकाल पाना, क्योंकि वो भी फिर मजबूत हो जाती है, बोली वो नहीं जाना चाहती, तुम क्यों ले जा रही हो। और हम भी वो सब नहीं कर सकते फिर, कि वो कह देती कि मैं बालिग हूँ,
लोग कहते हैं कि वो जाना ही नहीं चाहती। अरे परिस्थिति तो देखो, क्यों नहीं जाना चाहती। आपने कोई विश्वास दिलाया, किसी ने भाई की तरह उसके सिर पर हाथ रखा, किसी ने पिता की तरह सीने पर लगाया, सब वहां मर्द बन के गए, कोई वहां इंसान बन के नहीं गया। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनका शहर में नाम है, और वो मुझसे कहते कि जिनको मैं पिता जैसा सम्मान दूं, और वो मुझे उन्होंने कहा कि एक बार भी तुम हमको वहां पे लेके चलो, हम भी देखना चाहते हैं। पहले तो मुझे इस शब्द से नफरत है, क्या देखना चाहते हो? तमाशा है, मेला लगा है, क्या चीज देखना चाहते हो? आप कहो कि मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, क्या बुजुर्ग हैं, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। हम एक जगह जाके रुके और मैंने कहा चलो आ जाओ ऊपर। मैं ऊपर चली गई, वो नहीं आए। और जब मैं आई तो वो बिल्कुल पसीना पसीने थे, क्योंकि तो गर्मी बहुत थी और घबराए हुए थे। फिर भाई बड़ी हिम्मत है, तू ऊपर चली गई और मैं तो यहीं खड़ा रह गया। बस मुझे थोड़ा गुस्सा आया, पता नहीं क्यों। मैंने कहा आपने सोचा वहां एक औरत रहती है, मैंने सोचा माँ बहन और बेटी रहती है। आप सोच ही नहीं पाए कि वो मेरी माँ भी हो सकती है। मैं तो माँ है, माँ जैसी है तो पैर छूती हूँ, बेटी जैसी है तो सीने से भी लगाती हूँ, बहन है तो गलबगियाँ भी करती हूँ, और बदले में वो भी मेरे पैर छूती है। तो मुझे उसकी जरूरत नहीं कि आपके से कोई तमगा चाहिए, कुछ चाहिए, अब मत आना कभी भी। और मैं वो नहीं है दुनिया में, मैं उनसे जीते जी कभी नहीं बात की। क्या आप क्यों बात करते हैं फिर समाज सेवी होने का ढोंग, समाज के लिए कुछ करने का ढोंग, किसी को कपड़े दे देना, किसी को खाना दे देना, ये नहीं है कुछ भी। आदमी को भूख लगेगी तो वो कमाएगा, भीख मांग के कमाएगा, मजदूरी करके कमाएगा। लेकिन जरूरत है उसको कि जो ऐसी पीड़ा में फंसा हो उसको तो निकाल के देखो, हाथ तो पकड़ के देखो कि आपको कितना सुकून मिलेगा, आप चैन से सो सकोगे उस रात। हर कोई मेरी तरफ भी चैन नहीं हो सकता, लेकिन आपको सुकून तो मिल सकता है ना, कि एक बच्ची को मैंने आज निकाला, आज उसको उसका दर्द देखा, जिसको एक घर दिया, तो कर सकते हो। लेकिन है नहीं, समाज में ऐसी कोई एक्सेप्टेंस जैसी चीज नहीं है। लोग कहते हैं, अभी भी मुझे पॉडकास्ट के बाद मुझे इंस्टा पे भी करते हैं, एक लड़की हमें दे दो, हम उसको काम देंगे, घर में झाड़ू पोछा लगाएगी, कुछ भी करेगी, पर काम देंगे सम्मान के साथ। और मैंने कहा वो सम्मान कहाँ जाएगा कि जब आपका पति होगा तो वो, बेटा होगा तो जवान वो, या पिता हो तो वो उन पे आप निगाह रखेंगी कि कभी ये, और जरा सी उनकी निगाह चूकी तो आप कहेंगी कि ये औरत ही खराब है। कैसे ये घर में रहेगी आपके? इनको घर नहीं चाहिए, इन्हें सम्मान चाहिए, घर नहीं चाहिए किसी का। और ऊपर वाले का धन्यवाद है कि जितनी भी बच्चियों की शादियां भी की हैं मैंने, चाहे झूठ बोल के की, कुछ की जान के की, पता है जिनको, और सुरक्षित हैं, अच्छी हैं, खुश है। हाँ खुश हैं, बहुत गरीब हैं पर खुश हैं, क्योंकि इज्जत से रह रही हैं, बच्चे हैं, और मतलब ठीक है। मुझे इससे बड़ा तमगा नहीं हो सकता कुछ भी, कि मुझे अभी किसी ने आके कहा कि आपने एक शादी कराई थी, ऐसी कोई लड़की दिलवा दो। मेरा भी छोटा भाई है, उसकी शादी करना चाहता हूँ, इतनी अच्छी लड़की है, वो अनाथ है, फिर उसको ही नहीं मालूम रेड लाइट एरिया से थी, ये अनाथ है, लेकिन फिर भी इतना काम सीख गई, हमारी भाषा भी नहीं जानती थी, आसामी थी वो लड़की, भाषा भी नहीं जानती थी, सब जानती है, आज इतना काम करती है, घूंघट भी निकालती है गाँव में, सब हमारे ढोर डंगर का काम भी करती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। बस मेरी एक बच्ची गई तो उस घर में संवार के रह रही है, बस। इन लोगों में नहीं है एक्सेप्टेंस जैसी कोई चीज नहीं है, और हो तो ये बाजारी ना हो। फिर स्वेच्छा से जो कर रहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन जो जबरदस्ती, जिनके साथ इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है, उनमें अगर उनके प्रति लोगों में जरा सी भी जागरूकता हो, थोड़ा सा स्वीकार करने की हिम्मत हो, तो शायद ये बाजार बंद हो सके, वरना नहीं, ये ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। जैसे अभी अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने पता नहीं देखा है नहीं देखा, मैंने गंगूबाई को स्पेशली स्क्रीनिंग कराई मेरे पूरे। ऐसा भी लोग करते हैं मेरे शहर में कि जो बड़े मॉल हैं तो किसी की भी स्पेशल स्क्रीनिंग रखते हैं, ऐसी कोई फिल्म आती है तो हमारे सबके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख के जाएं। तो हमने देखी, मुझे लगा कि 90% गंगूबाई बिल्कुल नजदीक थी उसके, मतलब 90 भी मैं कहूँ क्या, एक छोटा सा एक उन्होंने लिबर्टी ली, बाकी पूरा का पूरा जैसे उतार के रख दिया। वो उनका चलने का ढंग, वो इतना पल्लू लेने का ढंग, मतलब हम पल्लू लेंगे सर पे तो यहाँ तक रहेगा ताकि हम हाथ से पकड़ सकें, लेकिन वो यहाँ छोड़ देंगे कंधे पे, और थोड़ा ऐसे हिल के चलना, वो सब उनका ऐसा एक अलग तरह का, पता नहीं कैसे वो चाल हो जाती है जो मालकिन है।
वो उन्होंने उसमें पूरा दिखाया। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे उसमें लगी दो, कि आप लोगों ने देखा होगा, आलिया भट्ट को बहुत मारा। ऐसे सैडिस्ट हर आदमी आता है, हर आदमी वहां पीड़ा पहुंचाना चाहता है। अगर कोई लड़की ना चीखे, ना चिल्लाए, तो वो उसे कहते हैं ठंडी दूसरी दो। ये जैसे वस्तु है कि इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, ये चाय आपने अच्छी नहीं बनाई, दूसरी बना दो, ऐसे। और या जैसे वो जो बहुत ज्यादा पिटाई एक करता है उसके, और वो जख्मी हालत में हो जाती है, ये सच्चाई। इसमें उन्होंने इतनी सी लिबर्टी जरूर ली कि उसको डेड नहीं दिखाया, लेकिन वो मर गई थी। ये सोनागाछी की एक घटना है जिसमें वो बच्ची मर गई, और मरने के बाद हमें लगा कि अब कुछ अच्छा होगा, वो अपनी जान तो दे गई, क्योंकि उसकी मालकिन ने काफी कोशिशों करके और हाई कोर्ट तक चली गई। हाई कोर्ट में भी जब कुछ नहीं हो रहा था उस आदमी के खिलाफ, तब सुप्रीम कोर्ट ने वो शायद सुओ मोटो लिया। और सुओ मोटो लेने के बाद में ये हुआ कि भाई इतना खराब हो रहा है, वहाँ की घटनाएं उन्होंने देखी, खुद से विजिट किया, लोगों को भेजा। तो उसके बाद तमाम स्टेट्स को एक मतलब एक एडवाइजरी जारी की कि अपने यहाँ से एक दो सॉलिसिटर जनरल्स भेजे, क्योंकि एक बड़ी बैठक होनी है और इनके लिए कुछ तय करना है। और ये हुआ, और हमारे लिए भी सुखद था, उसमें कुछ एनजीओ को भी रखा गया, तो हमारे पास भी उसके ऑर्डर की कॉपी आई। तो मेरे लिए बड़ा सुखद था कि अब कोई रास्ता तो निकल के आएगा, क्योंकि हमने जब भी लिखा, ये लिखा कि रेस्क्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है, रेड करना उससे भी बुरी बात है। अच्छा ये है कि पुनर्वास किया जाए। लोग पूछते हैं कि क्या करें इनको रेस्क्यू करके, तो पुनर्वास करिए, उनको काम सिखाइए, काम वो खुद से करें, सेल्फ डिपेंड हो। वो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, और वो बैठक हुई एक बहुत बड़ी, और 3-4 दिन वो चलने वाली बैठक हुई। उसमें तय किए गए 24 ट्रेड, जैसे टॉयज मेकिंग, सिलाई, कढ़ाई, और लड़के हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग, ये पंचर, और ये सब चीज़ों का इस तरह ट्रेड। और उसमें भी ये तय किया गया कि जितनी ITI हैं हर स्टेट्स की, वो ट्रेनिंग देंगी। एक डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है डूडा, वो देंगी इसको ट्रेनिंग। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं वो इनको ट्रेनिंग देंगे। फिर नेशनलाइज जितने बैंक हैं वो इनको बहुत कम रेट पे पैसा, इंटरेस्ट रेट पे पैसा उपलब्ध कराएंगे, और ये उसकी किस्त जैसे बांधेंगे। समूह बना के इनसे काम कराएंगे, वो NGOs का काम है, इनका समूह बनाए और इनको काम शुरू कराए। हमारे लिए अच्छा था। समझ नहीं आ रहा था कि इसको शुरू कहाँ से करें, कौन सॉलिसिटर जनरल है, किससे संपर्क करें, क्या करें। लेकिन ऐसे में एक ये और सुखद पहलू आया कि हमें फोन आया डूडा से कि कुछ महिलाओं के जो आउटडेटेड हैं उनका नाम नंबर दे दें, उनकी ट्रेनिंग होनी है, ऊपर से ऑर्डर आया। चलिए, मैंने 70 महिलाओं के नाम दिए, और महीनों बीत गए, पता नहीं लगा क्या हुआ। एक दिन मैंने पूछा उसी नंबर पर कॉल बैक करके, फिर भैया हमारे पास ये फोन आया था और हमने 70 महिलाओं के दिए थे, उनकी ट्रेनिंग का क्या हुआ? बोलो तो हो गई। कब हो गई? तो तभी हो गई थी जब आपने दिए होंगे, वो तो नाम भी चले गए। मैंने एक को फोन किया, मैंने कहा भाई क्या हुआ, ट्रेनिंग हुई थी क्या तुम्हारी? दी हाँ, ये फैक्ट है कि वो मेरे बिना कहीं जाती नहीं है अभी। दीदी हम कहाँ गए, हमको तो किसी ने बताया भी नहीं कि कोई ट्रेनिंग है। हमसे आपने नंबर दिए, नाम ली, हमने दे दिया, हमको तो हमारे पास कोई नहीं आया और ना हमें कहीं बुलाया। यानी सब कागज में हो गई, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की हुई होगी जहां जहां है इस तरह का, और हो गया पूरा काम। तो कागजों में काम हो गया, सब कागज में हो गया, कहीं कुछ नहीं। ये मैंने बहुत लोग, हमारे और बहुत सारे साथी हैं, बनारस में हैं, कोलकाता में भी हैं, मुंबई में भी, सबसे पूछा कोई ट्रेनिंग हुई है? बोला कुछ नहीं हुआ कहीं भी। क्या किया जाए, अदालत से तो मांग नहीं सकते RTI। हम सेक्स वर्कर तो का पुनर्वास तो की तो बात कर ही नहीं रहे। सबसे इम्पोर्टेंटली कि वो लड़कियां वहां कहां से रही हैं, किसी की तो बच्ची जा रही है, किसी की तो वो तो किडनैपिंग का केस आ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस आ रहा है वहां पे, उस केस के अंदर भी कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। मैं कह रही हूँ कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने बनाए गए जी, कुछ नहीं है उनका काम। उनका काम केवल आजकल इतना रह गया है कि जब भी हम कुछ शिकायत जानकारी में अनजाने में दे दें, ये ओयो होटल में ये हो रहा है, फलाने में हो रहा है, वो रेकी कराएंगे, जहाँ ऐसे देखा आज है लड़कियां ऐसे वैसे, या बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो ना सही कर दो रेड। हो गई जी रेड, लड़कियां थाने से ही सुपुर्द हो गई, लड़कों को कोर्ट से जमानत मिल गई। बालिगंज हम तो सब मर्जी से थे, हो गए खत्म, बन हो गया सब काम। तो रिश्वतखोरी के लिए सिर्फ वो रेड करी जा रही है, कुछ नहीं है, ये पैसा लिया जाए, जेब में रखा जाए, और उसके बाद में जो हो रहा है वो होता रहे, कोई मतलब नहीं है, होता रहे। और बड़ी बात यह है कि जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनपे बहुत सारे इलीगल लगते हैं, ये जितना पैसा कमाया कहाँ से आया, इसकी जांच चल रही है, कर लो तुम रिटायरमेंट के बाद, उसका क्या डर है? वो कोई सस्पेंड होने का डर है? बिल्कुल नहीं है। किस चीज का? तो हो गया रिटायर, कर लिया, ले लो, आपको जो साबित करो पहले कि ये चोरी का है,
साबित करो रिश्वत और उसमें कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों की जिंदगी खराब हुई जिंदगी होगी, खराब उसका हुई। क्या जवाब देगी? उसका कोई जवाब नहीं। और पुलिस तो स्टेक होल्डर है ही उनकी। पुलिस तो स्टेक होल्डर है, बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस तो स्टेक होल्डर। पुलिस की इजाजत से कुछ नहीं हो सकता, उसकी इजाजत के बिना। नहीं कुछ नहीं हो सकता। अब ये चाहे आप ड्रग्स की बात कर लें, चाहे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लें, चाहे प्रोस्टिट्यूशन की बात कर लें, चाहे वो अपनी चॉइस से कर रहे हो या जबरदस्ती लाके कर रहे हो, दोनों ही केसों में पुलिस को सब पता है A to Z। और देखिए इसमें ना बहुत ज्यादा जो, अगर मैं कहूँ मेरे जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए कम है कि चलिए रिस्क तो कोई उठाने के लिए इतना डेयरिंग हो भी जाए, मगर उससे ज्यादा है कि आदमी एक ट्रॉमा जैसे में चला जाता। मतलब एक ऐसा हो जाता, कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं एक ही दिन तक अपने बच्चों से बात नहीं करती, फोन करके भी नहीं पूछती थी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। ये तो ऊपर वाली की कृपा रही कि मेरे हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, सब बहुत वेल सेटल रहे, लेकिन मैं ना तो समय दे पाई, और अजीब मुझे एक ये रहता था हर समय कि ऐसा तो नहीं कि आज रात में चैन से सो जाऊं और कोई लड़की आ गई हो। ये एक ऐसी बेचैनी जो होती है ना, वो आदमी को सोने नहीं देती, इसलिए इसमें कोई आना भी नहीं चाहता। रिस्क फैक्टर भी हैं, कोई अपनी जान का भी जोखिम नहीं डालना चाहता। सबसे बड़ा कि जो कौन सा, मुझे आज तक समझ एक बात नहीं आई है इसमें कि ये किसने हमको दिया कि सारी दुनिया की इज्जत हमारे कंधों पे है, तो औरत के कंधों पे है। इज्जत खराब हो जाएगी, औरत वहां चली जाएगी तो इज्जत खराब हो जाएगी। मेरी तो आज तक नहीं हुई, मुझे तो आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा। और ये जरूर शुरू में पूछा, बेटा किसकी बेटी हो, मैंने बता दिया उनकी हो, हमारे फादर वेल नोन थे, यहाँ अच्छी पोस्ट पे रहे, ठीक है, तो लेकिन बहू उनकी हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है, कहाँ जाती हो, छोड़ो बेटा यहाँ मत जाया करो। मैंने कहा मुझे तो ये सलाह देने की जरूरत नहीं, आप रखो अपने। हाँ मुझे कुछ हो तो जरूर बता देना मेरे घर में कि ये हो गया। तो ये तो जरूर हुआ कि तमाम दुकानदार बराबर भी उनकी बेटी, ध्यान रखना। कम एज में शुरू कर दिया, 27-28 साल की उम्र थी जब वहां गए तो। लेकिन किसी ने कभी मुझे, किसी दुकानदार ने फोन नहीं किया कभी भी, इन 32 सालों में कभी किसी ने फोन करके नहीं कहा कि बहन जी आज यहाँ ये हुई है, बेटा यहाँ जी वो है, ये कुछ नहीं हुआ कभी। सिर्फ एक लड़की के लिए एक ने किया, वो भी थोड़ा सोशली एक्टिव है बंदा, तो नहीं तो कभी किसी ने नहीं बताया कोई। सबको अपनी जिंदगी प्यारी, उसी बारे में अपने अपने बारे में सोच रहे थे। मेरी जिंदगी तो आज तक भी नहीं गई। सही बात है। मैं एक औरत हूँ, और मैं कभी भी जेंट्स मेरे वॉलंटियर्स वहां नहीं जाते, मैं भेजती भी नहीं हूँ किसी को, क्योंकि जरा सी देर लगती है उनकी तो इज्जत पे आंच आने पे। वो औरतें भी कह सकती हैं, उनकी मालकिन भी कह सकती हैं कि हमारी लड़की मांग रहा था, कुछ भी। मैं जेंट्स वॉलंटियर्स ऊपर नहीं ले जाती, रेड भी करती हूँ, मतलब रेस्क्यू भी करती हूँ, रेड नहीं करती हूँ, ये दोनों का फर्क है। रेस्क्यू भी करती हूँ तो तब भी मेरा मेल वॉलंटियर कोई भी ऊपर नहीं जाता, नीचे रहते हैं। हाँ वो नीचे रहेंगे बस सिक्योरिटी पर्पज से। और पर सिक्योरिटी पर्पज से मैन पावर तो चाहिए चाहिए हर हाल में। हाँ वो हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनके वो पास मेरे जाने अनजाने लोग रहते हैं। अगर मेरे वॉलंटियर्स अगर 4 हैं तो 400 दूसरे लोग, अच्छा, जो जानते हैं कि ये काम कर रही है, वो मुझे, वो उससे भी मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। क्योंकि जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ वो लोग खड़े हैं कि जनरली उसी शहर की बेटी, उसी शहर की बहू हूँ, तो ये भी लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग दीदी या बुआ कह के बुलाते हैं, तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो मेरे भाइयों को जानते हैं, तो उनकी बहन है तो बुआ है हमारी, या छोटे बच्चे हैं तो बड़ी है तो बहन है हमारी, उसी तरह से कह के चलते हैं, तो वही रखते हैं भाव। तो मेरा एक बहुत बड़ा वो सपोर्ट हो जाता है। मुझे पता है कि नीचे हजारों लोग मेरे साथ खड़े, मैं एक निकाल, मुझे इतना सा होगा तो इनको चोट पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दिखा भी देती हूँ, मैंने कहा देखो नीचे जितने लोग हैं ये सब मेरे, तुम एक को बुलाओ, तुम्हारा है कोई, और मैं एक कहूंगी कोई ऊपर आना, मैं कोई कहूंगी और नहीं आया तो बताना। तो ये उन्हें थोड़ा रहता है डर भी मुझसे, तो जरूरी भी है। हाँ, ना हो तो फिर वो अपना वो तो कर देंगे, उल्टा ही काम करती हैं, ऊपर करती हैं, कपड़े फाड़ती हैं, मेरा फिर निकल जाएगा इधर के, तुझे यहाँ बिठा दे, तेरी लड़की आ जाए, तेरी बहू आ जाए, सैकड़ों गालियां देती हैं तरह तरह की, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इतना और करती हूँ, आज यहाँ से रेस्क्यू किया, कल उसी के यहाँ जाऊंगी, सारी कार्य वो पूरी होने के बाद जो टेक्निकल चीजें हैं, और फिर मैं जाती हूँ। वो फिर आ गई, अब तो कोई भी लड़की नहीं है, मैं चाय पीने आई हूँ, कल नहीं चाय तुमने मंगाई, हाँ तो चाय तो मंगा लो, तसल्ली करो, मैं कल से थकी हुई हूँ, मुझे चाय ला के दो। पूछ भी लेंगी, कभी कभी मैं ऐसी भी कोई चीज ले लेती हूँ, जो कहते हैं दीदी तुम्हारे लिए एक साड़ी लाए, दे दें क्या, हाँ दे दो। अगले दिन उसे तैयार करा के हाथों हाथ पहन के जाऊंगी जरूर। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जबरदस्ती आप किसी से नहीं कुछ करा सकते, लेकिन अगर आप उसका दिल अपने साथ जोड़ते हैं, उसके बच्चों को आप पढ़ने में प्रेरित करते हैं, वो बच्चे कहेंगे मम्मी छोड़ दो, खराब है। या मैं ही कह रही हूँ अरे यार तुम हमारे साथ चल रही हो, अपने साथ, अपने यहाँ मेरे फंक्शन हो मैं सबको बुलाती हूँ,
सबको पता है कि इनमें से आधी औरतें वहां की होंगी। अच्छे से आना, कायदे के कपड़े से आना, तो बहुत अच्छे से आती है, जरा भी कहीं वो नहीं। तो ये एक ऐसा थोड़ा सा इमोशनली मैं उनको टच देने की कोशिश करती हूँ, और ये उन्हें पता है कि मैं रेड नहीं करूंगी कभी भी। इतने 32 सालों में इतना उन्हें पता है, क्योंकि जो हमारे साथ साथ ही बड़ी हो रही हैं, बूढ़े हो रहे हैं, वो भी हैं, तो उन्हें पता है कि मैं रेड नहीं करूंगी। वो भी मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो उम्र दराज महिलाएं हैं वो भी मेरा एक वहाँ बड़ा सपोर्ट है, और अपने दुख सुख मुझसे शेयर करती हैं। अपने जितने ये हैं मुकदमे उन पर लगते हैं, उनमें भी रिक्वेस्ट करती हैं, दीदी निकलवा दो, बहुत फंस गए अब तो, अब ज़्यादा नहीं। तो मैं करती हूँ उसमें भी, और मैं बहुत समय हॉस्टाइल हो जाती हूँ, मैं सच बताऊँ। मैं जानती हूँ कि इनसे ज़्यादा पीड़ित कौन है, मैं क्या करूँगी इनको सज़ा दिलवा के। ये 10-5 साल चली भी गई, उसके बाद रहा साहब ही खत्म इनका। कौन है जो इनका हाथ पकड़ेगा? जो इनकी ये हेड बनी हुई है महिलाएं, जो उन्हीं में से निकल के उन्हीं में से किसी को हेड बनाया जाता है। आफ्टर बनाया नहीं जाता, खुद से बन जाती है, खुद से बन जाती है। तो वो भी तो उसी समस्या से गुजरी होंगी, उनको वो चीज दिखती होगी बिल्कुल कि यार कोई, अब वो ऊपर से तो उनका भी है कि यार हमें यही करना है, क्योंकि उनका और कुछ नहीं आता और कुछ नहीं कर सकते, और उनके पास कुछ नहीं है। पर अंदर से तो वो भी कहीं ना कहीं, शायद सब तो नहीं पर कोई तो होगा जो चाहते होंगे कि अगर वो कोई ना हो तो उनसे संपर्क ना रखें कभी, ना, मतलब उन्हीं की मदद से, उन्हीं की सहायता से ये काम हो पाता है, उन्हीं की से हो पाता है। क्योंकि वही मान लो मैं चली भी गई और मैंने कह दिया मुझे लड़की की सूचना है तेरे यहाँ, और मुझे चेहरे से पता लग जाता है कि है इसके यहाँ। जी, अरे छोड़ो दीदी, कहाँ मेरे यहाँ, देखना तुम तो ऐसे करती हो, और मुझे भी, मैं तो तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, कितना तुम्हारी इज्जत करती हूँ, तुम ऐसे करती हो। फिर भी मैं, कोई बात नहीं, मैं सब लड़कियों को बुला के एक बार पूछ लूँ, और जरा भी विरोध कोई करती है तो मुझे पक्का हो जाता है यही। मेरे पास कोई फोटो नहीं होता, कुछ नहीं होता जी, तो पर मैं कर देती हूँ। फिर उसके पेरेंट्स अगर बुलाए हुए हैं तो 3-4 तरह के हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, कि जैसे एक तो हम उनके पेरेंट्स को पहले ढूंढ सकें काउंसलिंग में, मतलब काउंसलिंग तो मैं उसको नहीं कहती, एक प्रोसेस है हमारा टच थेरेपी का, जिसको हम करते हैं कि 8-10 लड़कियां ऐसे बैठी हैं कस्टमर के इंतजार में बेंच पे जी, और मैं वहां सामने वाली बेंच पे जाके बैठ गई, तो मैं सबसे, मैंने कहा नाम बताना जरा, कल क्या बताया था, ऐसे हंस के पूछ लेती हूँ, तो भूल जाए कल क्या बताया था। मैंने कहा बताना, मैं, मुझे तो याद है कल तूने क्या बताया, मैंने हथेली पे लिख लिया था अपनी, अब तू आज बता। नहीं दीदी मैंने तो रेशमा ही बताया था। मैंने कहा नहीं, तूने कल, वैसे मैं कुछ भी कह दूंगी, ये नाम बताया था। ये सोचे अच्छा ये बताया था तो वही होगा। मुझे उस मासूमियत पे बड़ा तरस आता उस समय, कि इनको ये नहीं बता रखा कि तुम्हें अपना नाम बताना है कभी। अगर वो लड़की मुझसे बात कर रही है जी, तो मैं उससे हर दिन कोशिश करूंगी बात करने की, कभी अपनी किसी वॉलंटियर को भेज के, जैसे ये है मेरे साथ, ही मेरे एक्सपर्ट है जी, ये हर किसी को अपना कर लेती है। मैं मुझे तो थोड़ा गुस्सा भी आता, इसको नहीं आता, सुनती रहेगी फिर करती रहेगी। कभी ऐसे ही उनके बीच में डांस करके दिखाएगी, देखो मैं तुमसे अच्छा करती हूँ, तुम क्या करो। वो उनको एक अपना करने का, जो लड़की हमको लग गया तो मैं कभी कभी उसको छूती हूँ। फिर इन सबको भी कहती हूँ कि कभी देखो उसका हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ा मैंने, अगर ऐसे उसने नहीं छुड़ाया तो मैं सोच लेती हूँ कि ये बच्ची मेरा अगला टारगेट है, कभी सीने से लगा लिया। मतलब उसने अगर हाथ छुड़ाया, हाँ, तो फिर नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। अच्छा, थोड़ा समय लगेगा। ओके, हाँ, फिर भी मुझे अगले दिन अगर आई कांटेक्ट करती है, मैं बहुत समय वेस्ट नहीं करती कि मैं उसी लड़की के पीछे पड़ी रहूं, मैं दूसरे पे टारगेट करती हूँ कि एक निकलेगी, विश्वास जमेगा तो आएगी। सही बात है। तो अगर लड़की ने हाथ नहीं छुड़ाया, पसीने से भीग रही है अगर हथेली, तो मैं समझ लेती हूँ अंदर से इमोशंस इसको परेशान किए हुए, ये आएगी एक दिन मेरे पास। किसी दिन सीने से लगा लूँ। एक लड़की बिल्कुल नहीं बोलती थी, और एक दिन भरी दोपहरी में, जून की महीना, और मैं, मेरे शायद भतीजे का जन्मदिन था, तो मैं कुछ डार्क कलर की साड़ी पहनी हुई, मैं घर से पैदल आती हूँ, मेरे घर की दूरी पैदल में, जो मेरठ में मेरा घर, मेरा मायका है, मैं पैदल आई, और आउटर पे जो रोड है मेरा, वहां से कह दिया इनको भैया को, मैंने कहा तुम बाहर खड़े हो जाओ, उधर आ जाओ, मैं वहां तक पैदल आऊंगी। तो मैंने उसको देख के कहा, उसके ना ऐसे बहुत सारे निशान हो रहे थे सामने बैठी, तो मैंने उससे पूछा ऐसे, क्योंकि मालकिन भी बैठी थी, उससे भी बचना होता, तो उसने ऐसे करा। मैं पूछा नहीं, मतलब मैंने उससे पूछा कि ये क्या हुआ है, तो उसने कहा कि कस्टमर ने किया। अच्छा, तो मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी, तो उसने कहा कि भूख और पैसा दोनों चीज चाहिए थी। तो उसे लगा शायद मेरी आंख भीग गई, तो उठ के आई और यहाँ बैठ गई। इतनी गर्मी में आई हो और इतने डार्क कलर की साड़ी पहन रखी है, तेल लगा दूं पैरों में। मैंने उसे जैसे सिर पे हाथ फेर का, बेटा हमारे यहाँ बेटियां पैरों को हाथ नहीं लगाती। तो फिर उसने कुछ नहीं कहा, मेरे यहाँ सिर रख लिया,
और मुझे दिख रहा था कि वो रो रही है, मैं कमर पे हाथ फेरती रही, मालकिन बैठी है, मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल इसका मन कर रहा है मुझे जान से मार दे इससे, लेकिन फिर भी मैं उसके कमर पे हाथ फेरती रही, सिर पे हाथ, फिर मैंने उसका मुंह ऐसे उठा के किया, तो मैंने कहा रो रही थी क्या? नहीं तो। अच्छा, मैंने कहा गर्मी से हो गया, तेरा चेहरा लाल है, आंख भी गर्मी से हो गई। फिर वो मेरे गले लग गई, बहुत रोई। तो बस मैं टारगेट कर लेती हूँ फिर, ये बच्ची निकल जाएगी, इसको बचाना है, इसको बचाना है। मैंने कभी जबरदस्ती रेड नहीं की कि 8-10 लड़कियां उठाऊं, निकाल के कर दूं पुलिस की मदद से, और फिर वो कोर्ट से जाएं, छूट के आ जाए, सब हम तो मजबूर, हम तो मर्जी से वहां पे रह रहे हैं, मैं, मेरी मासी है, मेरी चाची है, मेरी ये है, ऐसे करके छूट जाए, तो वो कोई फायदा नहीं है उस बात से। एक लड़की भी जाए तो फिर जाए, लौटे ना कभी इन सीढ़ियों। और मैं तो देखिए, आपको तो ज्यादा पता होगा कि मैं तो दुष्यंत त्यागी को कहती हूँ कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए, बस। सही बात है। तो थोड़ी सी कोशिश है, इसलिए बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं निकाल पाई। लोग कहते हैं 4000 निकाली हमने, 3000 निकाली, मैं नहीं निकाल पाई। मैंने तो मुश्किल से 562 लड़कियां निकाली है, इस लड़की सहित, तो बहुत बड़ी नहीं है, पर जो निकाली वो सुरक्षित हैं, कभी लौटी नहीं, सेटल्ड हैं, आगे जिंदगी जी रही हैं, सिवाय एक लड़की को छोड़ के, बाकी और सब सेटल्ड है। एक लड़की, लोग कहते हैं आपको कैसे याद रहता है इतनी लड़कियों का, मैंने कहा वो दिल में बसी है बस। एक लड़की कौन छोड़ के? एक लड़की का असल में उसका भाई आया हमारे पास जी, और बहुत ही बदहाल सा था, तो मेरी बहन है वहां पे, उसे निकाल दो, शायद कहीं एमपी से आया है, कहाँ छत्तीसगढ़ से। तो मैंने कहा तुम, मैं उसका भाई हूँ, वो कब से है यहाँ? बोले जी वो जब 10-11 साल की थी। और मैंने कहा अब कितनी होगी? अब होगी 25-26 साल की, 15 साल हो गए उसको यहाँ, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे? बोले जी पता नहीं, पर मुझे ये पता लग गया है कि वो कहाँ पे है, किसी ने मुझे बताया। तो और मैंने कहा कब से हो तुम यहाँ? बोले जी मुझे 2 महीने हो गए यहाँ, मैं यही मजदूरी करता हूँ आसपास, किससे वो कभी मुझे नजर आ जाए, क्या पता वो मुझे पहचान ले। मैं तो बड़ा था, मैं उससे 10 साल बड़ा हूँ, क्या पता वो मुझे पहचान ले। फिर खैर हमने उससे नाम वाम ओरिजिनल पूछा उसका, और जो उसने हमें जगह बताई, तो मैंने जो वहाँ का मुख्य है जो कुछ भी है, अब तो वो नहीं रहा, उससे कहा, मैंने कहा देख भाई लड़की का मुझे पक्का पता लग रहा है, लड़की दे दे, उसका भाई आया हुआ है, वरना फिर मैं ऊपर जाऊंगी तो तुम कहते हो कि जो हमें बदनाम कर दिया और हम पे मुकदमा करा दिया, मुझे मत कहिए भाई। तो उसने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं वहाँ, उससे थोड़ी सी मेरी नाराजगी रहती है, तुम चली जाओ, होगा कुछ नहीं, अगर है लड़की तो तुम्हें मिल जाएगी। मैं उन लोगों को भी अपना करके रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं रखती हूँ। मैं चली गई वहाँ, और मेरे साथ ये थी, मैंने ऊपर जाके बस इतना कहा कि अरे वो कहाँ है, और ऐसे उनका दूसरा जीना चढ़ने लगी, जैसे अभी गई यहाँ और जो ऊपर जीना उस पर चढ़ती गई और कहती अरे वो कहाँ गई भाई, आओ जरा। तो वो जो मालकिन थी उसने मुझे कहा अरे दीदी देख नहीं रही हो, तो ये खड़ी यहाँ पे ऊपर कहाँ जा रही हो? अरे मैंने कहा मैंने देखा नहीं इसको, ऐसे कह के मैं आ गई। फिर मैंने इसको इशारा किया, इसने उसके भाई को बुला लिया, नीचे छोड़ आए थे हम, वो आ गए। मैंने कहा इसको पहचानती है क्या? थोड़ी देर देखती रही, और फिर वो ऐसे रोई और जाके अपने भाई के गले लगी। वो तो नहीं पहचान रहा था उसे उस समय तक भी, लेकिन वो उसको पहचान गई कि बड़ा भाई था। बहुत रोई, उसका नाम राजेंद्र था शायद, तो बहुत रोती रही, उसके गले लगती रही, मुझे ले चल भैया यहाँ से। फिर मैंने पूछा कि कैसे तूने भाई को खबर भेजी? फिर मैं तो सबसे कहती थी वहाँ है मेरा गाँव, वहाँ मेरा घर है, इतने साल में। तो दे दिया हमने उसके सुपुर्द किया, बिना मुकदमा लिखा, हमने मालकिन पे भी लिखाया। मैंने कहा आज तुझे माफ किया, बहुत बरसों में ये एक बहन भाई का मिलन हो रहा है, मैं तुझे एक कोई कड़वी याद नहीं छोड़ना चाहती, जा तू भी भूल जा। तो उसने की ठीक है दीदी, चली गई। अब एक दिन उसका कोई 1-1.5 महीने बाद मुझे फोन आया कि दीदी वो आ गई। मैंने कहा क्यों? आप ही आके बात कर लो, फिर आप कहोगी मुझे कि क्या हुआ है। मैं गई, मैंने कहा भाई कैसे वापस आ गई? वो कहने लगी दीदी क्या करती वहाँ, वहाँ तो मुझसे भी बदहाल है, मेरे भाई के बच्चे, माता पिता रहे नहीं हमारे, वो तो उन्हें रोटी भी नहीं है खाने को, और कहीं पता नहीं खदान में कहाँ उस पर काम दूर दराज करता है मेरा भाई, कहीं कभी कभी आता है, और ऐसे ही अधमरा हो रहा है, आपने तो देखा ही है। इससे अच्छा तो मैं यहाँ कमा रही हूँ, उनको भी भेजती रहूंगी थोड़ा बहुत, तो मुझे यहीं रहने दो, अब नहीं जाऊंगी, मिलती रहूंगी अपने भाई से जाके, उसके बच्चों से, लेकिन पैसा भेजती रहूंगी, और बस इतना कह दो इनसे कि ये मुझे जाने से मना ना करें। वो उसने कहा नहीं करूंगी, वो खुद भी रोने लगी, मैं नहीं करूंगी, तू कभी भी जा, अपना पैसा आज से तेरा, जो तू कमाएगी वो तेरा ही रहेगा, कोई रास्ता नहीं था।
ये क्या करें, है हमारे पास रोजगार, सामाजिक कहीं एक्सेप्टेंस होती तो मैं कहीं कुछ उसको कराती। पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार नहीं है, नहीं है तो अनपढ़ के जिनकी लिए 10 कहाँ से? साल 12 साल, मैम 10 साल 12 10 साल की उम्र से, हाँ 10 बरस। ये कहीं मैंने पढ़ा भी था कि एवरेज एज जो आ रही है इसमें हाँ ट्रैफिकिंग, वो 13-14 साल की वो उम्र आ रही है। विरोध की स्थिति में नहीं होती ना, हम्म, वो बच्चियां आज ही नहीं, ये तो अब आंकड़े होने लगे। मैं अगर कहूँ मेरी शुरुआत ही उस जगह से कि जब 14 साल की, जब 8 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। 8 साल की 8 बच्ची, साल की बच्ची, मैम अभी परसों न्यूज थी 2.5 साल की बच्ची के साथ में रेप। बलात्कार हुआ। लोग कहते हैं कि ये हैं तो इसलिए बलात्कार कम है, अगर ये बाजार नहीं होंगे तो बलात्कार हो जाएंगे। और जब 3 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है उसके साथ क्या तब हद्दी क्या हो गई, क्या हद होगी? मतलब 2.5 क्या। साल की बच्ची के साथ हो रहा है। या वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े नारे बुलंद हो रहे हैं, और वो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी आंध्रा की, जिसको राह में बेबसा कोई रंजिश नहीं, निर्भया कांड था, जी वो क्या पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी? जी उसको इतनी आजादी नहीं थी कि वो अपने दोस्त के साथ वो रात को आ सके? बिल्कुल। तो कहाँ है वो? मैं तो कहती ये सिरे से गलत है। बेटी बचाओ बेटी, पढ़ने से अगर कोई बेटी बचती तो सारी बेटियां सुरक्षित होती, उन कोर्टों पे कोई बेटी ना होती, रेड लाइट्स पे कोई बेटी ना होती। पढ़ी लिखी बेटियां जो रेड लाइट्स पे अपने आप खड़ी हैं, पोल्स पे खड़ी हैं, वो केवल इतना कहो कि बेटों को संस्कार दो। बड़ी सीधी सी बात है। वो कहती हैं कि हमारी तो दुकान है। हमें दीदी दोषी क्यों कहते हो आप? हमारी तो दुकान है, ना आएंगे कस्टमर तो हम झाड़ू पोछा करेंगे, किसी का खाना बनाएंगे, बर्तन मांजेंगे, कुछ भी करेंगे। तो आप ही के बच्चे रहे, आप ही के परिवार का आदमी आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि गलत बात को वो मानती भी हैं कि ऐसा अब नहीं करेंगे इतने बरसों में, या शायद ये विश्वास कमाया मैंने, या जो भी कुछ। मैंने एक दिन देखा कि एक वर्दी मतलब ड्रेस में, स्कूल ड्रेस में एक बच्चा आया, और अजीब मुझे लगा कि ये तो मुश्किल से 14-15 साल का लड़का स्कूल होगा। ड्रेस का लड़का, स्कूल ड्रेस कस्टमर एज अ कस्टमर है, पहुंचा है हाँ। वहां पे। तो पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये किसका बच्चा है, स्कूल जाता है? तो उसने देखा, अरे भाग, वो जो बड़ी वाली थी, भाग यहाँ से, यहाँ क्यों आया तू, यहाँ क्यों आया? तो उसने कहा नहीं पैसे हैं मेरे पास। लड़के ने कहा, मैंने उसे पकड़ लिया, मैं यहाँ बैठ, मैं बताओ ये कब कब आया, कितनी बार आया? ना दीदी पहली बार है। मैं कहा नहीं, ये कैसे कह रहा है कि उनके कहते ही कि पैसे हैं मेरे पास, इसका मतलब कभी बिना पैसे भी आया होगा और तुमने भगाया होगा इसको। मैंने कहा आज के बाद, वरना वो रेड करूंगी, जिंदगी में भूल जाऊंगी। अगर मैंने स्कूल स्टूडेंट्स या कम उम्र का कोई बच्चा यहाँ देख लिया तो उससे बुरा नहीं होने का। तो उस बच्चे को भगाया, उसके पेरेंट्स को बुलाया पर हमने, और ऊपर बुलाया। मैं इतना भी करती हूँ कि तुम्हें ये बुरी औरतें लगती है ना, यही बचा के तुम्हारा बच्चा दे रही है। मैं कहा इसे मारो पीटो कुछ भी करो, और मैं छोड़ जाऊंगी तो ये वहां जाएगा फिर रिहेबिलिटेशन में, समझ लेना। तो अब उसके बाद कभी कोई छोटा बच्चा की मुझे कभी शिकायत नहीं आई, कोई लड़का भी वहां आया इस तरह का। बाकी तो जो जैसे आते वो आते स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को उठा के लेकर आ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं इसके अंदर। पुलिस सिर्फ देख रही है, कोई कुछ नहीं कर रही, और चाहे तो 1 मिनट में सब बंद कर सकते हैं। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि आपको बड़ा पता है ये बात। मैं एक शब्द कह देती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब आप कह रहे हैं, नारा बुलंद इतना हो रहा है सेंट्रल से लेकर स्टेट्स तक, तो वो किसकी बेटियां जो चौराहे पे खड़ी हैं? बिल्कुल। वो कंधे में बच्चा डाल के, जो अभी मैं उनकी बाकायदा वीडियो बनाती हूँ जब भी निकलती हूँ दिल्ली से खास तौर पे। तो वो किसकी बच्चा है जो बच्चा कभी रोता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है, दूध भी नहीं मांगता है। तो हमारा बच्चा तो 5 मिनट हम गर्मी में लेके चलते, बेशक गरीब आदमी है, उसका बच्चा भी 100 बार रोएगा, वो गरीब माँ भी पीटती हुई चलेगी कि अभी थोड़ी देर में उतर रहे हैं, थोड़ी देर में उतर रहे हैं, बस में भी बैठा है। बच्चे सब कुछ मांगता है, पानी भी दूध, वो कुछ नहीं मांगता। कैसा बच्चा है वो? कौन बच्चा है? क्यों नहीं आपको दिखता? दिल्ली को नहीं दिखता? लेकिन जब उन्हें हाईवेज पे सेक्स करने से फुर्सत हो, तब जब उन्हें विदेशी लड़कियों के साथ नंगे होकर डांस करने से फुर्सत मिले, तभी देखे ना उन बेटियों को। फिर क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करें? और उससे भी बड़ा सच ये है, अब देखना मेरे कहने से सिर्फ ट्रकों के पीछे लिखा दिखेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटा हाथी हो, बड़ा ट्रक हो, गैस का हो, कुछ भी हो, उनके पीछे लिखा मिलेगा, और कहीं नहीं मिलता आपको। और उन्हीं ट्रकों से लड़कियां सप्लाई हो जाती हैं, बिल्कुल, एक शहर से दूसरे, एक देश से दूसरे देश को चली जाती हैं लड़कियां। नेपाल से यहाँ जाती हैं और यहाँ से नेपाल चली जाती हैं। बांग्लादेश का भी नेटवर्क है, बांग्लादेश की भी लड़की निकाली है मैंने, क्योंकि वाया नेपाल कहीं भी जाना बहुत आसान है। देखा जाएगा फिर आगे जो। तो क्यों नहीं आपको दिख रहा है? क्यों नहीं कभी रोक के आपने छोटी छोटी बच्चियां, आपको लग रहा है वो सेफ है रात को? अगर पढ़ने से ही लड़की सेफ होगी तो क्यों कॉलेज की लड़कियों के साथ भी कभी रेप हो जाता है? अभी एक बड़ी घटना आप ही के शहर की है कि किसी पीजी का वो चौक हो गया, जो मेन पाइप था, सैनिटरी पाइप, प्लम्बर बुलाया गया। आप हजारों की तादाद में जब वो साफ किया, उसमें कंडोम्स थे। गर्ल्स पीजी था वो।
हजारों की तादाद में इसकी फोटोज दी, बड़ी बड़ी। देखिए ये हालत है, जिनसे वो चौक हो गया पूरा। तो वो किसकी बेटियां हैं? तो पीजी है, तो मतलब शहरों से आके यहाँ पे लड़कियां वो रह पढ़ने रही के लिए आई हैं। पढ़ने के लिए आई। और तो मतलब पढ़ने के लिए नाम ये पे जो ये इंटर स्टेट में जाया जा रहा है, सबसे गलत तो यही एस्पेक्ट है। सबसे ये है। इसको ही सबसे बंद पहले करो। आप अपने शहर, जब सब शहर अब एजुकेशन हब है, बिल्कुल। कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं है, सब जगह किस सब चीज कुछ की है। पढ़ाई नहीं है। हाँ। अगर मैं कहूँ मेरे शहर में 19 यूनिवर्सिटीज हैं, तो मेरे शहर में क्यों नहीं पढ़ते लड़के लड़कियां? बाहर क्यों जा रहे हैं? और आपको लगता यही सब होगा करने। यही करने, और आप सबको लगता होगा हाई फाई सोसाइटी के लोग जो हैं कि बाहर जाके बहुत अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं है। मैंने तो 80% सरकारी स्कूलों के बच्चे IAS PCS होते हुए देखे। मैं अपने खुद के बेटे करती हूँ। मेरे बेटे की पहली AI कंपनी है, जिसने कभी कोचिंग नहीं देखा, हिंदुस्तान की पहली AI कंपनी और टॉप 10 में विश्व की में पहली कंपनी है। तो मैंने तो कभी कोचिंग करा के नहीं देखा। गांव से कभी साइकिल से, वो 5 गोल्ड मेडलिस्ट है मेरी यूनिवर्सिटी का, CCS का, और हमेशा साइकिल से गया। जब तक उसने वहां से सब चीजें सारी MPhil किया, और उसके बाद कानपुर IIT से उसने BTech किया। उसके बाद से कभी नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा कि कभी साइकिल, उससे पहले कभी फोन नहीं देखा। चलते हुए जबरदस्ती मैंने फोन दिया, बेटा तेरा नहीं मेरी जरूरत है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी तो आज मरी तो ऐसी हो जाऊंगी, कभी देख नहीं पाई बचपन तुम्हारा। तो ये कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं भी पढ़ेंगे, पढ़ना यहाँ है ना, इच्छाएं आपकी यहाँ है, वहां नहीं है, यहाँ भेज रहे हैं। मैं देखती हूँ लोग कहते हैं कि जी वो अब बच्चे ने BTech कर लिया, आप कहाँ नौकरी कराएं, 5,000 देने को कह रहे हैं। तो सारे जहन्नुम में जाओ, क्या BTech करा रहे हो? और अय्याशी में वो बच्चे, मैं नहीं बता सकती कि वो क्या नहीं कर रहे। सब कुछ ही कर रहे हैं, जब से देखने वाला नहीं है, फ्रीडम मिल जाता है। फ्रीडम है, और एकदम से जो मेल प्रोस्टिट्यूट है, इससे हम्म। बड़ी और कुछ बात नहीं है कि खाली फीमेल प्रोस्टिट्यूट नहीं है, अब मेल प्रोस्टिट्यूट वो भी मौजूद है। बिल्कुल वो है। भी मौजूद है। तो बहुत हम उस कगार पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है इस समय, मुझे लगता है लगा 32 सालों में कि मेरा फोकस था मेरठ, कि ये बाजार, मेरा शहर साफ हो जाए, मेरा शहर साफ हो जाए। कबाड़ी बाजार के नाम से लोग शर्मिंदा होते हैं, ये ऐतिहासिक शहर है। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे लगता चला गया कि कहाँ, ऐसा लग रहा है मुझे तो कि जैसे पूरा हिंदुस्तान सेक्स आधारित बिजनेस पे चल रहा है। वाइफ स्वैपिंग चल रही है बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिगोलो बन रहे हैं बच्चे पैसा कमाने के लिए। फिर ये केवल जो वहाँ मजबूरी में फंसी हुई हैं उन्हीं औरतों को खराब क्यों कहा जाए? पैसा कमाने के लिए, लग्जरी जुटाने के लिए लड़कियां पोल्स पे खड़ी हैं, रेड लाइट्स पे खड़ी हैं। हाई एंड एस्कॉर्ट सर्विसेज है, जिसके अंदर हाई एंड बिजनेसमैन उनको एज सेक्रेटरीज, एज PS लेके जा रहे हैं, इंटर कंट्री इंटर स्टेट के अंदर लेके जा रहे हैं, और जो उनसे, ताकि उनकी वैल्यूएशन बढ़े कि और के भाई इतनी स्मार्ट लोग हैं, उसका सिर्फ एक इम्पैक्ट सामने वाले पे क्रिएट करने के लिए। एंड दे आर प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज टू दी अदर पीपल एज वेल। दूसरे बिजनेसमैन को जो अपने साथ में PS बना के जिसको लेके जा रहे हैं, दूसरे बिजनेसमैन को जिससे उनको बिजनेस डील लेनी है, उनको उसकी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। और यहाँ इससे भी खराब बात बताती हूँ जी, इससे भी खराब ये है कि वो कभी कभी उनकी अपनी बीवियां भी होती है, जो वाइफ स्वैपिंग का, और आप वो केस बता रहे हैं, अपनी वाइफ को दूसरे व्यक्ति के पास भेजना। वो केवल एक जगह इकट्ठा होते हैं किसी हाई फाई 5 स्टार में, 7 स्टार में, वहां एक खूबसूरत सी ट्रे आती है, 1 सेकंड के लिए लाइट बंद होती है और सबकी चाबियां उस ट्रे में। उसके बाद उठा लो, एक घुमाता है, उठाओ, जिसकी चाबी उसकी बीवी, और वो पुरुष भी तैयार है और वो महिला भी बिल्कुल वो तैयार, तभी चाबी दी ना अपनी। इसमें पुरुष का तो कोई रोल ही नहीं है, पुरुष तो केवल वो भोग्या है, वो भोगी है। ये देखिए ना, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें विश्व मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं हमारा भारत ठेंगे पे है, भारत जिसकी बेटियां इस तरह से बदहाल हो। दिल पे हाथ रख के कहो कि क्या हम आजाद हैं? नहीं है। मैं नहीं मानती कि जब मैं देखूं एक बच्ची, मैंने उससे पूछा, परसों हम दिल्ली से निकल के गए, एक बच्ची का जब हम वीडियो क्यों शूट कर रहे हो, फिर दोगे पैसा? मैंने कहा नहीं बेटा, तुम पहले पैसा लो। पहले मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा वीडियो शूट करने का ये मतलब नहीं है, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम जानती हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी। क्या, कैसे पता? ऐसे ही जब रैली निकलती है तब देखते हैं हम। मैंने कहा अच्छा, तो कैसे बचती है? पता ही नहीं। ऐसे करके चली गई। बच्चा उसके कंधे पे, ये किसका? मेरा भाई। उनका तुम 20-21 साल की हो, ये नन्हा सा बच्चा तुम्हारा भाई कैसे? ना मैं तो शर्म के मारे नहीं बता रही, तो मेरा बेटा है। क्या मानूं मैं, बेटा है या भाई है, या कोई अपहृत बच्चा है? सही बात है, किसी और का बच्चा उठा के ले आया। अपना बच्चा तो माँ उसको ऐसा कर ही नहीं सकती कि वो कंधे पे पड़ा और वो 2 मिनट भी उसको बैठ के ना दूध पिलाए।
मैंने तो वो सेक्स वर्कर्स देखी हैं कि जो बच्चे के लिए जिंदगी तबाह कर दी, जिन्होंने कि बच्चा नहीं मिलेगा फिर मेरा, अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने काम नहीं किया मुझे मिलना नहीं मिलेगा, अगर मेरे पास 200 रुपए नहीं हुए एक्स्ट्रा तो मैं मिलूंगी कैसे अपने बच्चे से। और ये सारा काम वही 100-50-200 रुपए के लिए रहा है, क्योंकि जा तो वहां पे वही रहे रिक्शा वाले हैं, लोएस्ट लेवल plumbers पे, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल प्लम्बर, रिक्शा वाला, एवरीवन लाइक दैट, बिल्कुल, और कोई नहीं है वहां पे। और बाकी जिनके पास पैसा उन्होंने तो अपने सारे कर्मों को पर्दों से ढक रखा है। पर्दों से भी ढक रखा। दूसरा, ओटीटी तो आपको सब कुछ आपके बेडरूम में परोस रहा है और उसमें सेंसर नहीं है। देखिए, सरकार की आपने बात की, मैं उसके बदले में ये पूछूंगी, अगर किसी फिल्म में कोई गाली भी आ जाती तो बीप कर देते, सेंसर आ गया। अभी एक हमारी शहर का लड़का है, उसने उदयपुर फाइल्स बनाई है वो कन्हैया लाल के कत्ल पे, उसमें सेंसर बोर्ड ने उसको फंसा के रखा है, उसमें 70 कट लगाए। अब 70 के बाद उसमें रहा क्या? उसने कहा मैं रिलीज ही नहीं करता, उसका सब पैसा बेकार हुआ सब चीज में। इसमें क्या है? वो चली भी नहीं कहीं भी, जो 70 कट लगा दी। जो मेन बात की हिंसा बहुत है। और मिर्जापुर में क्या था? हिंसा ही थी, गाली गलौज था, सब क्या नहीं था, क्या नहीं था। आप ये दे रहे हैं कि एक महिला, वो मैं उसे क्या कहूँ, विक्टिम कहूँ, एक्यूज कहूँ, क्या कहूँ, एक महिला अपने स्वार्थ के लिए ससुर के साथ सोती है, पाइस के, वो अपने पति के साथ सोती है, अपने सौतेले बेटे के साथ सोती है और बच्चा पैदा करती है प्रेमी का। कौन सा समाज दे रहे हैं आप? उस पे सेंसर नहीं है आपके पास। आश्रम बहुत अच्छा, प्रकाश जैसे संवेदनशील ने बताई, बहुत अच्छी है, मगर क्या सेक्स दिखाना बहुत जरूरी था? अगर आदमी कमरे में भी बंद करके किसी औरत को ले जाता तब भी प्रतीकात्मक हो जाता है। तो आप ये जरूरी है कि उसको कपड़े भी उतारते दिखाएं, आप सेक्स करते हुए भी दिखाएं? ये कौन सी बात है? बिल्कुल, मुझे ये बात समझ में नहीं है। और देखिए, अगर आप अब मेरे कहने से आप देखिएगा, कुछ चुनिंदा कलाकार हैं, महिला कलाकार, जो इनमें लगातार हैं, क्योंकि वो हर चीज के लिए, हर बात के लिए कपड़े उतारने को करती है। और संवेदनशील कलाकार है, ऐसा भी नहीं है कि वो एक्टिंग अच्छी नहीं कर रही, वो चाहे तो उनको अच्छी जगह भी मिल सकती, मगर वो लगातार इस तरह की वो कर रही। और आपका सेंसर नहीं है, तो ओटीटी तो आपको आपके बेडरूम में परोस रहा है, आपको कहाँ जाने की जरूरत है? बच्चा आ जाए, आप जी कैसे रहे हैं? आप जो देख रहे हैं, और कैसे तय हो रहा है कि बच्चे के कमरे में जो टीवी है उसमें वो नहीं देख रहा है ये चीजें? और आप लोग बहुत दिल्ली नोएडा से दूर नहीं है, आरुषि कांड बहुत पुरानी बात है, मगर आरुषि कांड इसी बात की केवल परिणति थी कि माँ बाप क्या देख रहे हैं, अलग सोने का चलन है, अलग रहने का, बच्चे को पूछना नहीं है, बड़ा हो जाए तो प्राइवेसी है हमारी। और वो क्या कर रही थी, वो उम्र ऐसी होती है, उस समय जो बच्चा देख रहा है और उसकी जो इच्छाएं जागती हैं, वो उस समय कोई भी हो उसके सामने, वो अपनी उससे पूर्ति करेगा। तो वही उसके नेपाली नौकर के साथ वो अगर हमने उससे भी नहीं सबक लिया तो हम किसी से नहीं ले सकते। लड़कियां कहती हैं, अगर मैं कुछ जैसे कॉलेजेस में जाती हूँ, मुझे लेक्चर के लिए बुलाते हैं, तो मैं हमेशा पूछती हूँ, बच्चों क्या रात को जाना हमारा ठीक है? तो लड़कियां कहती हैं, फिर हमें कैसी आजादी है कि हम रात को नहीं जा सकते? क्योंकि बेटा, हमको फिजिकली ऐसा बनाया है ऊपर वाले ने कि हम रात को, अगर कोई हम पे हमलावर हो जाए तो हम अपने आप को बचाने में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते। बस बनाया, हम आजाद रहो, विचारों से रहो, पढ़ाई से रहो, कपड़ों से रहो, जिस चीज से तुम्हें आजाद रहना हो, अपने जो तुम जॉब चुनना चाहते हो, जैसा तुम शादी के लिए व्यवस्था चुनना चाहते हो, वो सब के लिए आजाद रहो, मगर रात को निकलने का ही कौन सा बात है? अपने आप को सेफ भी तो करो। अगर निर्भया कांड है तो इसी की परिणति था। लेकिन अब ये नया हो गया ना कि मैं तो साफ कहती हूँ, बुरा लगता है, बहुत सारे पॉडकास्ट में मुझे मेरी इंस्टा पे लिखते हैं कि ये आपने क्या कहा, मैं कह देती हूँ कि देर से शादी जल्दी से तलाक आम हो रहा है। अब 35 साल की उम्र में शादी करो, कैसे? हमने तो ये सुना था अपनी अम्मा से कि छोटी उम्र में पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ, जल्दी ग्रो करेगा, और बड़े को लगाओगे तो मर जाएगा, सूख जाएगा, वो तो ग्रो ही नहीं करेगा, उसकी जड़ें सूख जाएंगी। तो आप इसीलिए नहीं रुकते दूसरी जगह। आपने 35 साल एक जगह गुजार दिए, आजाद होकर गुजार दिए, अब ससुराल में जाओगे थोड़ा सा तो होगा, कभी कोई ये भी कह देगा, अरे जरा एक कप चाय बना लो, 4 मेहमान आए, ये भी महाभारत हो जाएगी। कैसे? हमसे क्यों कहा? एडजस्टमेंट तो दोनों तरफ से ही दोनों तरफ से चलेगी जी। तो नहीं होता है। अब देखिए, मेरे पास तो लोग आते हैं, जैसे अभी कल किसी ने कहा है जी मेरी शादी हुई और दुबई सेटल था, मैं दुबई चले गए, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए उसको छोड़ गया, उसका वीजा वगैरह नहीं मिला था, तो उसने इस बीच मेरे पापा और भाई पे रेप का इल्जाम लगा के मुकदमा कायम कर दिया और घर जाकर बैठ गई। तो फिर शादी क्यों करी थी? दुबई जाना नहीं है, मेरी माँ मर जाएगी मेरे बिना, और यहाँ है तो मुझे ससुराल में भी न रखी, क्योंकि ससुराल में रह रही थी। तो पिता और भाई रहता है मुंबई, दिवाली पे आया हुआ था तो दिवाली पे लगा दिया। बिना बात के वो आगे फंस गया, बिना वो फंसे बैठे हैं, करे मेरी तो नौकरी चली जाएगी अगर ये मेल डाल देगी तो। उसकी तो खाई गई, उसका मेल डाल दिया, पता नहीं क्या क्या लिख के, वो तो दुबई से वापस आ गया घर पे।
तो ये देर से शादी जल्दी से तलाक है, आराम से। इससे तो करो मत, अच्छा सरकार ने कर दिया लिव इन रिलेशनशिप में रहो, वो भी तो एक तरह की वेश्यावृत्ति है। बिल्कुल मैं है। तो मानती हूँ वो वेश्यावृत्ति, शादी के बिना जो भी सेक्स कर रहा है वो वेश्यावृत्ति है। मुझे खुल के जूते मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उनको भी मत कहो बुरा। वो तो आपकी सेक्स की जरूरतें पूरी कर रही है, आप खुद की कर रहे हैं। कौन सी ऐसी भूख है जिसके लिए आप इतना ज्यादा गिर गए? तुमसे अच्छी तो वो हैं, वो कम से कम दुनिया की सताई हुई हैं, जबरदस्ती हैं, चूना मिर्च सब झेल रही हैं। चूना मिर्च इंटरनल पार्ट्स में अगर कोई लड़की तैयार ना हो तो मरते देखा है मैंने एक चूना डाल के लड़की को। तैयार नहीं थी किसी भी तरह, हो ही नहीं रही थी। बहुत कुछ हुआ। मुझे जब पता लगता है कि जब वो एडमिट हो गई और मालकिन ने मुझे फोन किया कि आ जाओ दीदी, बहुत बुरा हाल है, मुझे जेल हो जाएगी। नहीं क्या, मैं गई वहां तो चीख रही थी बुरी तरह, इतना चीख रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर उसको बहुत सब कंट्रोल कर रहे थे, इंजेक्शन भी लगा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ है इस बच्ची को? डॉक्टर मुझ पे चिल्लाने लगी कि आप पूछ रही हैं आप। वो तब तक ये नहीं जान पाई थी कि ये सेक्स वर्कर है, उस औरत को, उस बच्ची को भी नहीं जान पा रही थी। मैंने कहा हुआ क्या है? बोले इसके साथ किसी ने रेप किया है और चूना डाल दिया अंदर। मैंने कहा चूना? मैंने उससे पूछा क्या हुआ है भाई? मुझे गुस्सा आता तो मैं लात हाथ सब चलाती हूँ, मुझे फिर कुछ नहीं दिखता। मैंने कहा बता मुझे क्या हुआ है इसके साथ? दीदी गलती हो गई। मैं क्या गलती हुई है वो बताओ। कि वो ये मान ही नहीं रही थी। तो तुमने अंदर चूना डाल दिया? आप सोचो, चूना भिगो आग देता है, आप उंगली डाल दो जल जाएगी। जी बिल्कुल। और उसके इंटरनल पार्ट्स में सब जल चुका था, कुछ नहीं था उसके। वो बोली 1 मिनट की मेहमान है, मैं केवल इसको आपके लिए रोक के रखी हूँ, देखो क्या है, और अभी मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैंने कहा बुलाओ, पुलिस भी नहीं, इस पर हत्या का लगाओ। और वो मेरे देखते देखते शांत हो गई, मर गई। शर्म आती है मुझे इन लड़कियों पे जो स्वेच्छा से ये करती हैं। अपने आप पे भी आती है कि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। जिस समाज में इतना जाति की जाए सेक्स के लिए। सेक्स है कि क्या चीज होगी, क्या है ऐसा? हमारे तो आश्रम थे कि अब वानप्रस्थाश्रम का टाइम है, अब वृद्धाश्रम का है, अब वनवास का है। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं? काश ये लड़कियां ऐसी बच्चियों को तड़पता देख सकें कि जब वो मरती हैं, जब वो तिल तिल करके दुनिया से जाती हैं, जब वो जाना नहीं, कोई 17 साल की उम्र में इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहता। अभी तो उनके जीने का समय होता है और वो जाती है। धिक्कार है ऐसी दुनिया पे भी कि जो एक बार भी उन जगहों पे नहीं देखना चाहती, उन बच्चियों को नहीं देखना चाहती। ये आपकी नहीं है तो किसी की तो बच्ची है ना, किसी की तो है तो हिंदुस्तान की बेटी। उन सरकारों पे भी धिक्कार है जो एक बार भी इन बेटियों के बारे में, उन जगहों के बारे में, गंदी बज बजाती हुई गलियों के बारे में कोई देखना नहीं चाहता। उस जगह पे कि जहाँ एक इतना सा चबूतरा, गंगूबाई में आपने देखा होगा नहा रही है, ये चबूतरा उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जिस पे बैठ के वो नहाएंगी, जिस पे बैठ के वो खाएंगी, बस वही जगह उनके लिए जिंदगी में। बच्ची खा रही है स्टूल पे बैठ के, चबूतरे के अंदर वही यूज्ड कंडोम पड़े हुए हैं, गुटखा थूका हुआ है, ऐसी भी आके गंदगी थूक रहे हैं लोग। बाथरूम भी, शर्म तो वहां है नहीं। कोई बैठा हो, कोई किसी के भी सामने कोई पेशाब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और मैंने उस बच्ची से कहा बेटा वहां गंदा हो रहा है, तुम इधर आ जाओ। अब देखिए कैसी त्रासदी है कि वो मेरी तरफ नहीं देखती, वो मालकिन की तरफ ऐसे देखती है। पता नहीं उनकी आंखों में क्या बात हुई, मुझे नहीं समझ में आया। फिर से खाने लगती, और खा नहीं रही थी जैसे वो दाल चावल थे, पानी जैसा दाल और चावल, कि जैसे वो बस जिंदगी पूरी करने के लिए पेट में कुछ डाल रही है, और वो खाती रही बिना मेरी तरफ देखे। इससे बुरा आप क्या देख सकते हैं? मैं तो सोचती हूँ कभी कभी कि ये सोच के भी मैं जिंदा हूं तो ये शायद मेरा दुर्भाग्य है। ये देख के, ये महसूस करके तो कोई जिंदा रह भी नहीं सकता। मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, डॉटर्स डे मनाते हैं। वो किसकी बेटियां हैं? वो किसकी माएँ हैं जो वृद्धाश्रम में पड़ी हैं? वो किसकी बेटियां हैं जो इस तरह के रेड लाइट एरियाज में पड़ी हुई हैं, तिल तिल मर रही हैं, जी नहीं रही, मर रही हैं वो हर दिन। इंतजार करती हैं कि कब हम आउटडेटेड हों, कब हमारा ये सब खत्म हो जाए। फिर नया सवाल खड़ा होता है कि अब क्या खाएंगे, या वो किसी कस्टमर के 10 रुपए की भीख पे जिंदा हो, या
ट्रैफिकर बन जाए, कहीं ब्रथल ऑनर बन जाए। ब्रथल ऑनर तो कभी नहीं बन पाती, लेकिन ब्रथल कीपर बन जाए, किराए पे ले ले उन्हीं का ही एक कमरा और उसमें नई लड़कियां ला के रख ले, तो उसको मैनेज करने लग जाती मैनेज है। करने लग जाती हैं। उसको क्या है उनके पास, बताइए, और क्या ही कर सकती हैं। क्या ही कर सकती है। और जो जो वही वाली बात है, जिसने अब 20 साल 25 साल जो भी समय है वो एक ही चीज वो कर लिया, वो और को कैसे क्या सेटल हो करेंगे, सकते, क्या करेंगे क्या वो? करेंगे। वहां एक बड़ी उम्र की थी, मैं उन्हें अम्मा बुलाती थी। उन्होंने मुझे कहा बेटा तू कितना भी कर ले, हम्म। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये रंडियां हैं, ये रंडी रहेंगी, क्योंकि जिसके मुंह पे एक बार चूना लग गया वो कभी घर की जीनत नहीं बन सकती। मैंने कहा आप ऐसे क्यों कहती हैं, आप ऐसे मत कहो। जो लड़कियों की शादी हुई है वो जीनत बन के रह रही हैं उन घरों में। बोले नहीं, इनको आदत है, इनको मार मार के तैयार किया गया एक जानवर की तरह से, कि ये इसका दूध देने का टाइम है, ये इसका चारा खाने का टाइम है, ये शाम होते ही इनको मेकअप करना, खिड़की पे खड़े होना, अधनंगे कपड़े पहनने। इनको तो पूरा कपड़ा पहनने की आदत भी नहीं रही। कैसे तो किसी घर की जीनत बनाएगी। इससे भी बुरा क्या कहूँ आप लोगों को, कहने की मुझे शर्म आती है कि इनको तो अंडरगारमेंट्स पहनने की भी आदत नहीं रही, तो कैसे किसी घर की जीनत बनाएगी इनको। ये इतना कड़वा सच है, उनको इजाजत नहीं होती अंडरवियर पहनने की। इतना कड़वा सच है कि उनको ब्रा पहनने की इजाजत नहीं होती। साड़ी सूट तो बहुत दूर की बात है, उनका सामूहिक कपड़ा होता है। आज ये कपड़ा इसने पहन लिया तो कल तू पहन ले, तेरा ये पहन लेगी आज। एक गंदा सा डब्बा जो कोई भी वहीं लेके आता है, कि जिसमें पाउडर सस्ता सा, एक वैसलीन जैसी कोई डिब्बी और 5-6 कलर, जो भी लगाना हो उसको लगाओ होठ पे, वही आईलिड्स पे लगाओ, पाउडर लगाओ, मेकअप हो गया। ये उनका मेकअप है, जो मुश्किल से 100 रुपए का भी सब सामान नहीं आएगा। ये उनकी जिंदगी है। वो ड्रेस जो बेचने वाला आता है ऊपर, वो नीचे कभी नहीं जाती लेने, वहीं ली जाएगी कि जिसमें जितना ज्यादा जश्न दिख सके। और उनको बैठने की इजाजत ऐसे नहीं है। आप बैठो ऐसे, जो कोई बैठा है तो पैर खोल के, आप पैर खोल के बैठो, आप सीना उखाड़ के बैठो। कैसे उम्मीद करेगी, वो कहती थी कि किसी घर की जीनत बनाएगी ना, कैसे बनेगी ये। और आप जब एक छोटा सा डॉगी भी पालते हैं, उसको जैसी आदत डालते हैं बॉल पकड़ने की, आप खिलाने की, वही उसको आदत होती है। इससे अलावा आप उसके अगर निरंतर एक आप डॉगी को बॉल पकड़ाओ, लेकिन फिर उसके पास एक गाजर फेंक दो, वो नहीं पकड़ेगा उसकी, उसे पता है मुझे बॉल पकड़नी है बस केवल। वो उनकी स्थिति है कि कैसे उनको मार मार कर दुनियादारी से उनका जैसे दिमाग सुन्न हो जाता है। आप इमेजिन नहीं कर सकेंगे, जैसे एक लड़की से मैं अगर हंसना चाहूं, किसी कोई जोक ऐसी फालतू बकवास जोक सुनाती रहती है उनके बीच में बैठ के, मैंने कहा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ऐसे देखती है। मुझे तब अंदर से हिल जाती हूँ कि मैं तो अपने स्टाफ के साथ भी जब रिलैक्स होना चाहती हूँ तो बात बेबात बकवास बात पे हंसती हूँ, ये कुछ भी कहे मैं उस पर हंसती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर रहती हूँ उनके साथ। इनको क्यों नहीं पता लग रहा कि ये कोई हंसने की बात है, ये कोई बेहुदा मजाक था जिसको मैं कर रही हूँ और इस पर हंसी आनी चाहिए। कोई लड़की नहीं हंसती, शायद शून्य हो जाती है। वो बहुत अच्छा, बहुत सी पुरानी लड़कियां हैं जो पहले से थी उनमें, जो बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छी गजलें गाती हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? कोई उनको सुनने वाला नहीं है। कोई वो तो उनका उनकी डांस चीख सुनना चाहते हैं चीख ना, सुनना चाहते हैं, उनका दर्द सुनना चाहते हैं। वही उनका अल्टीमेट प्लेजर है। ये मुझे आज तक याद है कि जब उस बच्ची ने मुझे दिखाया, जख्मी हालत में थी, कि वो उनके वो बोली बाबा के अंगूठा में पैर बहुत, वो शायद बिहारी जैसा पुट था उसकी भाषा में, बाबा का अंगूठा में बहुत बड़ा नखून था। सोचिए, मुझे समझ नहीं आया बहुत देर तक, बेटा मैं समझ नहीं पाई क्या तुम कह रही हो। फिर ऐसी गुस्से में करके दिखाया कि देखो ये हालत है मेरी, और बाबा का नाखून लगा मुझे, तो मुझे बात समझ में आई कि पैर के अंगूठे का नाखून उसने उसके अंदर डाला। वो सेक्स करने नहीं आया था, वो केवल उसको पीड़ा पहुंचाने आया था। उसकी चीखें उसका अल्टीमेट प्लेजर थी। वो जितना चीख रही थी उतना वो हंस रहा था, उतना उसे अच्छा लग रहा था। बहुत बुरी दुनिया है वो। या दुनिया तो ये बुरी है, जहां से तो जा तो यहीं से रहे ना लोग, हाँ जा तो यहीं से रहे ना, इसी दुनिया से लोग जा रहे हैं ना, वो जो वहां जा रहे हैं। हाँ,
उन लड़कियों की क्या गलती है? उनको तो जबरदस्ती लाया गया। दुनिया तो इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है वो। अब अगर कोई देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को, बहुत से लोग देखेंगे, हाँ, और जो किसी भी मायने में जिनके अंदर इंसानियत है हाँ, और वो कुछ मदद करना चाहते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट हाँ, करना चाहते हैं, सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते, सब अपने जीवन में कार्यरत हैं, सब कुछ है। बिल्कुल। और कोई भी किसी भी मायने में कुछ भी करना चाहता है अपनी कॉन्शियस के लिए, अपने उसके लिए ही सही, वो क्या कर सकता है? आप लोगों के पॉडकास्ट के जरिए भी हमको ये हुआ है कि कुछ लोग हमको, चाहे वो 1000 रुपए भेजें, वो हमारे लिए बहुत कोई बड़ी बात ये नहीं है कि क्यों इतने से ही क्या करेंगे। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ और सैल्यूट करते हुए बता रही हूँ, एक बच्चों को, दो को। एक बच्चा 12th में पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालता है, वो मुझे हर दिन 50 रुपये भेजता है, हर दिन। मैं मना करती, बेटा एक पूरा भेज दो एक बार। बोले नहीं, मैं दे नहीं सकता ना, इतने पैसे इकट्ठा नहीं दे सकता, और ये तो मैं उसी दिन निकाल देता हूँ। जो मैं कहा, क्या करते हो? बोले कुछ मैं बच्चों को ऐसा पढ़ाता हूँ जिनको हर रोज वो नहीं पढ़ते हैं, मतलब पूरे महीने नहीं पढ़ते हैं, जब वो मुझसे अपना काम कराने आते हैं या कुछ करने, उस दिन का पैसा मैं आपको भेजता हूँ। एक बच्ची है बिहार की, लॉ कर रही है, और साथ ही एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है आईब्रोज बनाने का, अपना खर्चा निकालने के लिए। वो मुझे एक आईब्रो के पैसे रोज भेजती है, चाहे 2 बनाई हो कोई बात नहीं, एक का भेजेगी, 75 रुपये मुझे हर रोज भेजती है। तो वो मेरे लिए उससे बड़ा रिवार्ड और उससे बड़ी मदद कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। एक और महिला है जो शायद उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, मैं नाम नहीं लूंगी, और वो मेरे धर्म की भी नहीं है, मेरे समुदाय की भी नहीं है, और वो निरंतर मुझे पैसा देती है हर महीने। उन्होंने मुझे कहा है कि बताना मत, शायद उनको लगता है कि वो कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। और अगर मैं नहीं सेम डेट पे उनसे मिलूं तो इतना फोन करेंगी मुझे, इतना कहाँ हो, ये रखे हैं इनको, मैं, मेरे लिए पाप है, हराम है, इन्हें ले जाओ। मैंने कहा तुम मुझे ऑनलाइन भेज दो ना, फिर तो तुम सबको बता दोगी कि ऑनलाइन ये पैसे उनके आए हैं, फिर तुम वो भेजोगी, वो जो रसीद भेजती हो, फिर वो ये करोगी। वो नहीं करूंगी मैं, कभी रसीद भी नहीं ली मुझसे। कोई मदद करना चाहता है 1 रुपए से लेके आप जो देना चाहें, मैं उससे कभी मना नहीं करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कोई 1 रुपया भी दे। ये डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखेंगे। हाँ, कि जो भी किसी भी प्रकार से, अगर हर कोई तो उतनी मेहनत, इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता जितनी आप दिखा रहे हैं, पर जो जिस मायने से मदद कर सकता है वो जरूर करे, जरूर हेल्प आउट करे, ताकि उसमें सहयोग हो। और इवन अगर कोई लड़की जो इस चीज में फंसी हुई है, हाँ, और वो संपर्क करना चाहती है, तो हाँ, हम बिल्कुल करें, मेरा डेफिनेटली नंबर डाल दें, नीचे नंबर आपका डाल के, बिल्कुल, डिटेल्स डाल बिल्कुल। के चलेंगे, ताकि उसको हिम्मत मिले। और यहाँ एक चीज और है जी। कि आप कर सकते हैं कि अगर साफ सुथरे, लेकिन मतलब अगर आपके पास कपड़े हैं, पुरानी कॉपीज हैं, वर्क बुक्स हैं, वो भी आप हमें दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ताकि हम कोरियर कर सकते हैं आप। हाँ, आप कोरियर कर सकते हैं मुझे भेज के। और ऐसा भी नहीं, आप पुरानी साड़ियाँ इतनी जरूर हो कि वो 4 दिन तो पहन ले, ऐसा ना हो बिल्कुल फटे चिथड़े भेज दें, वो भी आप भेज सकते हैं। सूट हो उनकी माओ के लिए, उनके लिए, वो भी आप भेज सकते हैं। तो हम हमेशा उन्हें, कुछ बच्चे हमेशा हमारी आस में रहते हैं, उनकी माएँ हमारे आस में रहती हैं, तो हम कौन है, खैर जो ऊपर वाला करा दे, तो वो भी आप भेज सकते हैं। बात पैसे की नहीं है। हम अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन जरूर भेजेंगे, और जितना रेगुलरली हो पाएगा, जो हमारा बन पड़ पाएगा, वो हम जरूर करेंगे। जिस भी तरीके से हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, जो हमारा बन पड़ेगा, और पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं, उनको पता चले, ताकि कुछ तो एक्शन हो, कुछ प्रशासन पे भी प्रेशर बने। और मैं ऐसे लोगों से भी चाहती हूँ, आप अपील करें कि कुछ लिखें, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखें। जितना, देखिए, हम कहते हैं किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जी, खर्चा, चर्चा और पर्चा, 3 चीज की जरूरत होती है। खर्चा, चर्चा, पर्चा। चर्चा हम कर रहे हैं, खर्चा हम देने की बात चली रही है, और पर्चा आप लिखें। पर्चा आप लिखने का, पर्चा आप इतना तो आप कर सकते हैं, मत दें आप खर्चा, आप पर्चा लिखें। आप लिखें कि मैंने ये यहाँ सुना, इस पे कुछ करिए। उन पे आप लिखें कि एक नजर इधर भी, यहाँ भी बेटियां, इन बेटियों को बचाने की बात करें। बिल्कुल, वो चाहे जीबी रोड हो, चाहे सोनागाछी हो, माठीपुरा हो, कोई भी हो, कोई भी एरिया हो, शिवपुरी हो, सब जगह का आप देखें, कबड्डी बाजार हो। बिल्कुल, तो इतना जरूर करें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम भी सभी दर्शकों से दरख्वास्त करेंगे कि ये चीज जरूर करें। जैसा मैम ने कहा कि खर्चा नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, पर्चा तो दीजिए, पर्चा तो लिखिए, लिख तो सकते हैं, लिख के एक चिट्ठी तो डाल ही सकते हैं। और आजकल तो चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं, आप एक पोर्टल पे लिखें, बिल्कुल, फोन आपके सबके हाथ में है जी, एक पोर्टल पे पत्र लिख दें। जी,
जरूर आप कुछ ना कुछ पहल होगी। डेफिनेटली। इतना बस आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो Thank मच। you. आज आपने इतनी सारी बातें शेयर करी, थैंक यू।